अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। जुम्मा आज उसका दिन है, जुम्मे का दिन है। मेरी तरफ से, जागो लाहौर की तरफ से, लाहौर न्यूज़ की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको जुम्मे का जो दिन है बहुत बहुत मुबारक। और एक हंसती मुस्कुराती खूबसूरत से सुबह के साथ मैं हूँ मुनीबा आसिफ, इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि जनाब आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे। आप लोग हमारे लिए भी दुआ ज़रूर किया करें ताकि जो आपका और हमारा ये जो साथ है ये यूं ही बरकरार रहे। और जनाब दुआ हमेशा मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह की ज़ात से हमें करनी चाहिए, क्योंकि उससे बेहतर ना तो कोई सुनने वाला है और ना ही कोई तदबीर करने वाला है। और आपकी जो भी हाजत है या कोई भी मुराद है आप अल्लाह की ज़ात के सामने उसे रखें, क्योंकि अल्लाह को अपने बंदे का उससे इल्तिजा करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह की ज़ात बहुत खुश होती है जब कोई उससे कुछ मांगता है, उससे इल्तिजा करता है। और अगर आपकी दुआ पूरी होने में ज़रा सी ताख़ीर हो जाती है, थोड़ी सी देर हो जाती है, तो मायूस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बल्कि इस बात पर हमें कामिल यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला कोई जो प्लानिंग है वो बेहतर ही कर रहा होता है हमारे लिए, और वही अता करेगा जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए कभी देर हो जाए करे तो जनाब सब्र से और शुक्र से जो है ना उसका दामन नहीं छोड़ना चाहिए और उससे काम लेना चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं और आप अल्लाह पाक की ज़ात से कभी मायूस ना हो और हमेशा दिन का आगाज़ जो अल्लाह से दुआ करते हुए गुजरे, मेरी भी यही दुआ है। तो इसी खूबसूरत पैगाम के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ और गए बढ़ते अपनी पहली स्टोरी की तरफ। और जिस तरह बात करी थी मैं मौसम के मिजाज के हवाले से, तो मौसम काफ़ी हद तक अब आप कह सकते हैं कि बदल चुका है और फ़ज़ा में खुनकी बढ़ती जा रही है। और मौसम की तब्दीली हमारे मुदाफ़ाती निज़ाम पर भी बहुत गहरा असर रखती है और हमारा जिस्म एक मखसूस आबो हवा का आदी होता है। और जब वो चीज़ें अचानक से बदलना शुरू हो जाती हैं ना, तो हमारे जिस्म को अपनाने की कोशिश करनी पड़ती है। और बदकिस्मती से बाज़ औक़ात हमारे जिस्मों को एडजस्ट करने में दुश्वारी भी होती है और जो बीमारी का बायस भी बन सकती है। और यही वजह है कि जब मौसम चेंज होता है तो अक्सर लोग नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत करते हैं। और इन मौसमी बीमारियों को मामूली समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पर खांसी को, क्योंकि ये ख़तरनाक मर्ज भी साबित हो सकती है। और अगर खांसी का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये दायमी खांसी का भी रूप ले लेती है, जो कि जानलेवा साबित हो सकती है। तो अगर खांसी बिगड़ जाए तो ये टीबी और फेफड़ों के कैंसर समेत बहुत सी बीमारियों को जन्म दे सकती है। तो खांसी की कितनी इकसाम होती हैं, कौन कौन सी खांसी की किस्म जो है ख़तरनाक साबित हो सकती है, दायमी और ख़ासतौर पर काली खांसी में क्या फ़र्क है और इन सब इकसाम का इलाज कैसे मुमकिन किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर इरफान मलिक हैं, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर इरफान आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर इरफान, जिस तरह मौसम चेंज हो रहा है और आपको पता है स्मॉग भी है और अब सर्दियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो बहुत से लोग नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, खासतौर पर खांसी का शिकार हो रहे हैं। खांसी के कितने इकसाम्स हैं और इनकी कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? बिस्मिल्लाह, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने खुद बता दिया। जो हमारा स्पेशली लाहौर का इन्वायरमेंट है, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिगर फॉर कफ हमारे तक। ओके। लेकिन खांसी जो है, इसको एक लिहाज से अगर हम समझें तो ये एक डिफेंसिव मैकेनिज्म भी है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई चीज़ इनहेल कर देते हैं तो उसको बाहर निकालने के लिए बॉडी कफ करती है। अच्छा। खांसी को हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरी में और ये इसकी ड्यूरेशन ऑफ कफ पे डिपेंड करती है कि कितनी देर से आपको खांसी हो रही है। सही। अगर 3 हफ्ते से कम है तो ये एक्यूट है, अगर 3 से 8 हफ्ते हैं तो ये सब एक्यूट है, अगर 8 हफ्ते से ज़्यादा है तो क्रॉनिक कफ इसे हम कहते हैं। ओके, सही। मतलब ये इसके ड्यूरेशन को हम लोग मद्देनजर रख के कर सकते हैं, देख के हम इसको डिवाइड करते हैं कि किस टाइप की ये कफ है। तो ये डिफरेंट इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, कॉजेज हो सकती हैं। देखिए, जो एक्यूट और सब एक्यूट 3 to 8 वीक है, उसकी सबसे कॉमनेस्ट इटियोलॉजी है इन्फेक्शन। अच्छा। जिस कफ को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं वो क्रॉनिक कफ या जिसको आप दायमी खांसी कहते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन का बायस होती है। एक्यूट एंड सब एक्यूट में हम ये समझते हैं कि मोस्टली वायरल इलनेस होता है इन लोगों में, और कोई भी वायरल इलनेस, सिंपल फ्लू भी आपकी नॉर्मल कफ को भी 3 से 6 हफ्ते तक एक्सटेंड कर सकता है। अच्छा। सो अगर ये एक्सटेंशन मोर देन 8 वीक्स है तो देन हम एक लंबी लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है या क्लिनिकल हिस्ट्री पे डायग्नोसिस करने की कोशिश करते हैं कि इसकी वजूहत क्या हो सकती है। लेकिन हमें ये ड्यूरेशन पे पता चलेगा कि ये कितनी खतरनाक हमारे लिए साबित हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और एक्यूट कफ में हमारे सेटअप में, हाँ जी, जब हम 3 वीक्स की बात करें तो सिर्फ
एक डिजीज ऐसी है जिसमें कफ का ड्यूरेशन हम कम करते हैं, दैट इज टीबी। ओके। अगर 2 हफ्ते से ज्यादा कफ है तो फिर हम टीबी की तरफ जाते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ कफ एक वजह नहीं होती, उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स लाइक और अलामात भी होती हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट अलामात हल्का बुखार का रहना जो कि शाम को ज्यादा होता है, भूख का ना लगना, वजन की कमी होना, बलगम आना, बलगम में खून आना। ये अलामात इस कफ के साथ जब अटैच हो जाते हैं तो इवन 2 वीक्स में भी हमारे कंट्रीज में इस कफ को टीबी की तरफ हम कंसीडर करते हैं। अगर आप अदर कंट्रीज में जाएंगे तो वो 3 वीक्स में इसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे। हमारे यहाँ क्योंकि टीबी इज वेरी कॉमन, तो हमें ये सोचना पड़ता है। अच्छा, अब बहुत से लोग हैं उनको खुश्क खांसी भी रहती है, और बहुत से मैंने देखा है कि जो सिगरेट पीते हैं उन्हें भी खांसी होती है और मुसलसल भी रहती है, लेकिन उसका कोई इलाज वो नहीं करवा रहे होते हैं। मतलब वो कहते हैं कि चाहे ये नॉर्मल रूटीन में होती है और बस एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग उसके साथ। देखिए 2 वजूहत तो आपने खुद ही मुझे बता दी, ठीक है। अब हम अपने आप को फोकस कर लेते हैं दायमी खांसी जो कि क्रॉनिक कफ होती है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें वजूहत आप हैरान होंगी, उसमें एक वजह हमारी कुछ मेडिसिन भी होती हैं, स्पेशली वो लोग जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे होते हैं। और अगर आप उसको सारों को ना याद करें तो सिर्फ ये देख लें कि अगर आपकी मेडिसिन की ब्रैकेट के अंदर जो नाम लिखा है उसके एंड में प्रिल लिखा आ रहा है, PRIL, सो ये PRIL अगर ये है तो ये भी एक वजह बन सकती है ड्राई कफ की जो कि दायमी कर सकती है। अच्छा, इसके ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह हमने कहा वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्मोकिंग। हाँ। अच्छा, अब मैं इसको कोरिलेट कर देता हूँ एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ। अच्छा, आप देख लें, बिलीव मी इट्स बीन 10 ईयर हम प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए भी गवर्नमेंट जॉब में भी काम कर रहे हैं। हमें आज से 5-6 साल पहले ऐसा सीजन मिलता था जब लाहौरियों की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, जब वो सिम्टम फ्री हो जाते थे। अब ऐसा नहीं है, बिकॉज ऑफ पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें एक पर्टिकुलर मैटर एग्जिस्ट करता है, वो आपके अपर एयरवे को कॉन्स्टेंटली ट्रिगर करता रहता है और कफ इनिशिएट होता है। सो स्मोकिंग हो गई, ड्रग्स हो गई, एंड अपर एयरवे ट्रिगर जिसको हम कहते हैं केरा गिरना, पोस्ट नेजल ड्रिप, इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कफ, क्रॉनिक कफ की एक इंपॉर्टेंट काजेज ये 3 होती हैं जो हम कंसीडर करते हैं। तो इस तरह के फिर मौसम में क्या करना चाहिए? मतलब मैं तो जैसे तलकीन करती रहती हूँ अपने देखने वालों को कि मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, इसके अलावा भी कोई हमें चीज़ें देखनी चाहिए? फिर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि मास्क आपने एडवाइस करें। ये है कि आप, मैं तो रिकमेंड करता हूँ फ्लू वैक्सीनेशन इज मैंडेटरी। फ्लू वैक्सीनेशन लाजमन लगाएं, स्पेशली वो लोग लाइक आप लोग हैं, हम लोग हैं जो पब्लिक डीलिंग करते हैं, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, या वो लोग जिनमें ये टेंडेंसी ज़्यादा है, हाँ। तो वो फ्लू वैक्सीनेशन लगाएं जो कि अब अवेलेबल है और दिस इज़ द राइट टाइम। बल्कि आज से 2 हफ्ते पहले अगर आप लगा लें तो उसको 2 वीक्स तो चाहिए होते हैं टू बी इफेक्टिव, तो वो फ्लू शॉट्स मस्ट है उनके लिए कि वो लगाया करें, ठीक? और इसमें कोई साइड इफेक्ट्स कुछ नॉट एट ऑल, मुझे लगाए हुए 1 हफ्ता हो गया। अच्छा, मुझे भी फिर लगवा लेनी चाहिए। तो इसमें कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, और ये ईयरली लगती होती है। अच्छा, यू हैव टू गो फॉर दिस, ठीक है। और फिर प्रिवेंटिव दूसरी हमें याद रखना चाहिए कि कोरोना को भूलना नहीं चाहिए, ठीक है, टाइम गुजर गया काफ़ी, लेकिन उसकी बूस्टर अगर आपकी रिक्वायर्ड है तो वो लाजमन लगाएं। सो वैक्सीनेशन शेड्यूल आपका कंप्लीट होना चाहिए। तीसरा ये है कि आप इसको देखें कि क्या ये जो कफ आप में हो रही है सही आपकी फैमिली में तो नहीं रन करती। अगर वो आपकी फैमिली में रन करती है, जेनेटिकली भी हो सकती है, ओके, तो ये दमे की वो टाइप है जिसको हम कहते हैं कफ वेरिएंट ऑफ एस्थमा। एस्थमा उस जिसमें सिर्फ कफ प्रेडोमिनेंट होती है, लेकिन इसके कुछ फीचर होते हैं। यूजुअली ये खुश्क खांसी होती है, हाँ जी, ये रात को ज्यादा होती है, इसके साथ चेस्ट में टाइटनेस भी महसूस होती है, और फिर ये कभी बिल्कुल ठीक हो जाती है। सो अगर आपको ऐसी खांसी है जो किसी सीजन रिलेटेड है, रात को ज्यादा हो रही है और आपकी फैमिली में भी होती है, तो आपको एस्थमा की दमे की तरफ भी सोचना चाहिए, ठीक है। सो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट काज है हमारे कंट्रीज में। फिर आपके पास एक्सपोजर होता है लाइक बर्ड्स का, लव बर्ड्स, पिजन, पैरट्स, ये भी कफ को, क्रॉनिक कफ को ट्रिगर करते हैं। लाहौर में भी माशाल्लाह पिजन्स बहुत ज़्यादा हैं, हर जगह पे आपको नजर आते हैं, और बाज़ औक़ात सिर्फ पिजन जो आपके खिड़की के बाहर बैठे हों, हाँ, वो भी ये ट्रिगर कर सकते हैं, उनके फैदर से हो सकते हैं। अच्छा, कैट्स भी ये ट्रिगर कर सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, बिल्कुल ये जो चीज़ें हैं ये उनमें ज़्यादा कॉमन होंगी जिनमें एलर्जिक / एस्थमेटिक प्रॉब्लम होगी। फिर कारपेट बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है आपके घरों में। सो ये फैक्टर्स को आप अपनी नज़र में जरूर रखना चाहिए। मतलब ये उनको ध्यान रखना चाहिए कि आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है, और ये उनमें है जिनमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ टेंडेंसी है, तो वो उनमें ये प्रॉब्लम। अच्छा, बच्चों के हवाले से भी, बच्चों की भी बहुत ज़्यादा खांसी होती है, ये जैसे ही मौसम चेंज हो रहा होता है ना ग्रेजुअली, तो उनको भी बहुत ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है और माएँ जो है वो सिरप्स उन्हें पिलाना शुरू कर देती हैं। इज इट राइट कि हम लोग इस तरह उन्हें पिला देते हैं खुद से? देखिए 2-3 चीज़ों का ना कोशिश करें कि हमें अब इस पे फोकस करना है कि हम इसको ना ही यूज़ करें। अच्छा, एक तो अर्ली यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स बहुत कॉमन हो गया है, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ। हर किसी को दवाई का नाम याद है, वो मदर जाकर 2 ईयर्स तक की जो बच्चों की कफ है ना, अच्छा, वो सेल्फ लिमिटिंग यूजुअली होती है। उसमें जो होम रेमेडी है, कावा वगैरह, वही होने के लिए कफ होती है। उसके बाद अगर कफ
आपकी फीवर के साथ एसोसिएटेड है और जो बुखार 2 दिन तक नहीं उतरा तो उसको अगले स्टेप पे लेके जाएं। उससे पहले नॉर्मल जितनी भी वायरल इलनेस है उनमें जो फीवर होता है वो भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ताकि उनमें कोई और बैक्टीरियल प्रॉब्लम ना आ सके। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको पहले दिन ही वायरल इलनेस में वो एंटीबायोटिक दे देते हैं कि हमारे पास आए तो हम बंद भी नहीं कर सकते, वो कहेंगे कोई ना कोई तो चीज़ डॉक्टर साहब देना। तो यूजुअली कोशिश करनी चाहिए कि एंटीबायोटिक टिल डॉक्टर ना रिकमेंड करे आप लोग एंटीबायोटिक का यूज़ ना करें क्योंकि सेल्फ लिमिटिंग है, ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर देते हैं। और ऊपर से रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती है। आप देखिए आपका जो अगला फ्यूचर है ना, आपने एंटी बैक्टीरिया से लोगों की डेथ नहीं होनी, ये बिकॉज ऑफ नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स से होगी। बैक्टीरिया आपके इतने रेजिस्टेंट हो जाएंगे कि आपके पास एंटीबायोटिक्स भी अवेलेबल नहीं। अच्छा, लेकिन डॉक्टर इरफान डॉक्टर्स भी तो फिर फौरन से रिकमेंड कर देते हैं आप लोग काबू नहीं आते ना। सवाल ये है ना, आपको हम किस तरह आपको आप पैसे दे के आप आए हैं, अच्छा। आपको हम पैराडोल लिख देंगे, डॉक्टर किस काम दासी एडी फीस देती है, वो मजबूरन डॉक्टर को दवाई देनी पड़ती है। ये प्रेशर, सोशल प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है। अच्छा, आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आप सियाने हो जाते हैं, आपको ऐसी मेडिसिन लिख देते हैं जो कॉस्टली जरूर होती है लेकिन वो होती है इस किस्म की जिसमें एंटीबायोटिक्स नहीं होती। तो आपको शुरू में प्रैक्टिस करते हैं, हमें आइडिया है कि वो जी उसने सबसे हैवी ड्यूटी एंटीबायोटिक लिया, अब आप क्या दें। और कुछ लोगों ने तो स्टार्ट ही इंजेक्टेबल से शुरू किया। डॉक्टर साहब कल बुखार ने ठीक हुआ था तो मैंने किसी लोकल से पूछ लिया या फलान डॉक्टर ने उसको इस तरह ट्रीट किया था, तो वो एंटीबायोटिक भी लगा देता है इंजेक्टेबल फॉर्म में, हालांकि उसको एंटीबायोटिक की जरूरत भी नहीं होती। अच्छा। तो ये अनफॉर्चुनेटली इसमें अवेयरनेस देने की बात है कि ये जो एंटीबायोटिक का यूटिलाइजेशन है ये विदाउट क्वालिफाइड डॉक्टर ना आप यूज करें, ना किया जाए। एग्जैक्टली, ओवर द काउंटर भी तो ये चीजें काउंटर कैसे में हर घर में एक डॉक्टर है। हाँ, मसला ये है और वो उसकी बात उन्होंने माननी है, उसकी बात माननी है। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर इरफान, काली खांसी के हवाले से बहुत ज्यादा हमें सुनने को मिलता है, ये किस तरह की किस्म है और इसमें क्या क्या हो सकता है? देखिए, काली खांसी बेसिकली क्रॉनिक टर्मिनोलॉजी है। क्रॉनिक कफ अगर हम बात करें उसमें जो स्मोकर्स में कफ होती है ना, अच्छा, जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं, हाँ। इसको भी हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। और ट्यूबरकुलोसिस जो कफ होती है इसको भी हम इसमें डाल सकते हैं। सो ये क्रॉनिक एलिमेंट में जो कफ आती हैं, और दोनों जो हैं क्योंकि ये जब हो जाती है, टीबी तो ट्रीट हो जाती है, जो सीओपीडी की कफ है वो प्रोग्रेस करती है। वो जब तक सीओपीडी किन में डेवलप होता है वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, अच्छा। जब इनमें ये अलामत डेवलप हो जाए तो अनफॉर्चुनेटली हम इसको स्लो डाउन कर सकते हैं, हम इसको कम्प्लीटली रिवर्स नहीं कर सकते। अच्छा। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट मैसेज टू अंडरस्टैंड। और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इस लिहाज से भी है कि जो स्मोकिंग कर रहा होता है ना बंदा, वो कफ को ये कंसिडर करता है कि ये तो इसका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, दिस इज नॉट रिलेटेड विद द स्मोकिंग। अच्छा। वो उस वक्त तक हमारे पास नहीं आता जब तक उसको चलने से सांस नहीं फूलता। हालांकि कफ का होना एक फर्स्ट इंडिकेटर होता है कि ये डिजीज स्टार्ट हो चुकी है, और अगर हमारे पास उस वक्त पेशेंट आ जाए तो फिर हमारे पास पायरोमेट्री टेस्ट अवेलेबल होते हैं, हम उस वक्त ही उसको ट्रीटमेंट को अगर स्मोकिंग को छुड़वा सकें तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अच्छा, मतलब वो रिवर्सिबल हो सकती है। यस, एट द अर्ली टाइम। लेकिन आता नहीं ना पेशेंट उस वक्त ही आता है, डॉक्टर साहब सीनियर चढ़ने से मेरा सांस फूल रहा है, हाँ। उससे पहले तो उसको लिफ्ट ही कोई नहीं कराता कफ को, कि कफ क्यों हो रही है। डॉक्टर साहब ये तो हर स्मोकर को कफ होती है, बट दिस कफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर कि आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, मतलब आपके फेफड़े जो हैं वो मुतासर होना शुरू हो चुके हैं। और लाहौरियों को तो सोचना ही नहीं चाहिए। मैं तो उनको अक्सर ही बात करता हूँ, अगर आपको स्मोकिंग का बहुत शौक है तो आप बाहर जाके सैर सपाटा करके आ जाएं, आधा घंटा आपकी स्मोकिंग का काम समझ ले कि आपने जितना भी इनहेल करना था ना उसका धुआं वो कर लिया आपने। अच्छा, दूसरा तो इसका ट्रीटमेंट क्या है फिर, और कितनी देर इसका ट्रीटमेंट चलता है? देखिए, जब भी कफ होती है ना बहुत कम हमें चैलेंजिंग मिलती है। मतलब अगर मैं अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मोस्टली वो एस्थमेटिक सबसे पहले ड्रग इंड्यूस हमें मिलती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक और फैक्टर है जो बीच में डिस्कस नहीं किया, जो स्टमक का जिनको इशू होता है ना, स्टमक रिफ्लक्स करता है एसिडिटी का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। देखिए, हम लोगों ने काम करके आना है, सुबह से रात 11 बजे वापस आना है और माशाल्लाह खाना खाना है और 10 मिनट बाद लेट जाना। सो वो रिफ्लक्स करता है और उस रिफ्लक्स की वजह से भी कफ रहती है। अच्छा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप लेटने से कम से कम 2 घंटे पहले खाना खाएं, और कोशिश करें कि वॉक जरूर किया, 22 कदम जो हमारा कंसेप्ट है उसको जरूर फॉलो किया करें। ठीक है, फिर आप ड्रग को देखते हैं। अक्सर लोगों को हाइपरटेंशन, तो मैंने बताया कि हाइपरटेंशन की एक ड्रग बड़ी इंपॉर्टेंट काज होती है। फिर आप देखते हैं अपर एयरवे तो इशू नहीं है। अच्छा, अब कुछ रेड फ्लैग साइन होते हैं कि अगर ये मौजूद हैं तो मैं अगला नेक्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन करूंगा। वो रेड फ्लैग साइन क्या है कि इस शख्स को जो है वो बुखार होना शुरू हो गया है, इस शख्स को बलगम बहुत ज्यादा आना शुरू हो गया है, बलगम में खून आना शुरू हो गया है, इसका वजन बहुत ज्यादा कम हो गया है, इसको भूख नहीं लग रही, और साथ अगर वो स्मोकिंग कर रहा है। सो फर्स्ट मेरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा जो मैं सोचूंगा वो टीबी होगा, और सेकेंड इंपॉर्टेंट जो होगा वो मैलिग्नेंसी जिसको हम कैंसर कहते हैं, ये भी हमें स्मोकर में ढूंढना पड़ता है। अच्छा। स्मोकर में खून के साथ खांसी का रहना और वजन का कम होना बगैर बुखार के सिर्फ और सिर्फ कैंसर की अलामत हो सकता है। और ये बड़ा मेजर फैक्टर है, मतलब, और हम बड़ा इसको इग्नोर कर रहे हो। लेकिन स्मोकर आ जाता है जब तक आपके कोई वार्निंग साइन, देखिए ब्लड स्मोकिंग में कफ वो नॉर्मल कंसिडर करेगा, स्पूटम प्रोडक्शन नॉर्मल कंसिडर करेगा, लेकिन एक ड्रॉप भी ब्लड का आ जाए ना, तो
उसको भी रेड अलर्ट हो जाता है कि डॉक्टर साहब मेरे जो है ना बलगम में खून आ गया। लोगों ने अपने अपने अलहदा वार्निंग साइन रखे हुए हैं। अच्छा। देखें उसको खांसी से प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सीनियर चढ़ते हुए उसको सांस फूल रहा है तो वो हमारे पास जरूर आएगा। सो वो आते उस वक्त हैं जब ये रेड फ्लैग साइन उनमें, जब उन्हें खुद अंदाजा हो जाता है कि नहीं अब मैं नहीं अब चल सकता या मैं खुद अब आगे नहीं चल सकता। अच्छा, तो इसके लिए फिर जो ज़्यादा कैंसर कॉजेज हो जाती हैं उसके लिए फिर उसका ट्रीटमेंट कितने देर का होता है? देखिए पाकिस्तान में ना अपने आप पे तवज्जो देने का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि 40 इयर्स इज़ द टाइम लाइन। उसके बाद आपको अपने हर पैरामीटर्स को रिवाइज करना चाहिए। अच्छा। इन व्हाट सेंस, लाइक 40 इयर्स के बाद आपको अपने साल्ट को रिड्यूस करना, नमक का इस्तेमाल को कम करना चाहिए। हाँ। अपने ऑयल को कम करना चाहिए, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को ज़्यादा करना चाहिए, शुगर ख़त्म कर देनी चाहिए या उसको ब्राउन शुगर में कन्वर्ट कर देना चाहिए। सो ये मॉडिफिकेशन आपकी खुद होनी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अब तक इतना टाइम हो गया हमें देखते हुए, कैंसर का मरीज़ हमने कभी स्टेज 1 पे नहीं देखा। अगर वो हमारे पास आएगा तो वो स्टेज 4 तो स्टेजेस होते हैं, स्टेज 3 या स्टेज 4 में होगा। तो जब वो स्टेज पे आता है तो हम उसको तशखीस करके 2 ही काम कर सकते हैं, या उसको रेडिएशन लग सकती है या उसको इंजेक्शन लग सकते हैं। तो सर्जरी का कंसेप्ट नियरली हमारे मुल्क में बहुत कम है। लेकिन बाहर के ममालिक में एक कैटेगरी डिफाइन कर दी है कि आप इतनी सिगरेट पीते हैं और आपकी एज 55 है तो आप लो डोज CT स्कैन ईयरली करवाते रहते हैं एंड दे डिटेक्ट लंग कैंसर की मैं बात कर रहा हूँ एट अर्ली स्टेज, और वहाँ पे वो सर्जरी करके उसको रिमूव करके उसकी बाकी कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे जैसे कंट्रीज में आपका रिस्क फैक्टर तो हर स्टोर पे अवेलेबल है, जिसको हम स्मोकिंग की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी आपके पास है, ऑक्यूपेशनल भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उसकी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी जो है वो करवाने के लिए मरीज बहुत लेट हो चुका होता है, और उसके पास अगर वो फैसिलिटी भी होने मौजूद है तो कॉस्ट नहीं है कि वो उसको परचेज वो करवा सके, वो इतनी महंगी है यहाँ पर। बिल्कुल, सिटी इज नॉट दैट इजीली अवेलेबल। हमारे गवर्नमेंट सेटअप में तो है लेकिन बाहर तो अवेलेबल नहीं। लेकिन फिर भी लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। देखिए वो आते ही वो इस स्टेज पे आते हैं जब ऑलरेडी इट्स टू लेट। मतलब हार्डली इन 10 years हमने मैं आई कैन काउंट द फिंगर्स पे पेशेंट जो हमारे पास उस स्टेज में आए कि हमने सर्जरी एडवाइस की। अदरवाइज वो अनफॉर्चुनेटली कीमोथेरेपी पे, अनफॉर्चुनेटली वो रेडिएशन पे चले जाते हैं। और बाज़ों का तो ऐसे होते हैं जो आते ही ब्रेन मेट्स के साथ हैं कि लंग कैंसर जो था वो ब्रेन में जा चुका था। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे बाकी ऑर्गन्स को भी उसने फिर इन्वॉल्व कर लिया था। बिल्कुल। और मतलब ये सिर्फ एक खांसी से शुरू होती है चीज़ और वो कहाँ तक पहुँच जाती है, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है, हमारी जान भी जा सकती है इन चीज़ों की वजह से। तो इसलिए हमें अपनी सेहत को प्रायोरिटाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर इरफान मलिक, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर इरफान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आपने वक्त दिया हमें। और जनाब खांसी के हवाले से हम बात कर रहे थे कि दायमी खांसी, काली खांसी क्या होती है और इनकी कितनी इकसाम है और कितनी ख़तरनाक ये हमारी सेहत के लिए हो सकती हैं। और जिस तरह डॉक्टर इरफान ने बताया कि आप कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अपना कर इन तमाम तर बीमारियों से, ख़ास तौर पर जो खांसी है इससे हम बच सकते हैं, और ख़ास तौर पर जो एंटीबायोटिक्स खुद हम लोग लेना शुरू कर देते हैं, खुद ही से तशख़ीस कर लेते हैं, इससे हमें परहेज़ करना चाहिए क्योंकि रेजिस्टेंट पैदा हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर। फिर वो जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, फिर उनका असर नहीं होता है। इसलिए जनाब डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो रही है जदीद ज़माने के जदीद तकाज़ों के हवाले से। तो ये सोशल मीडिया का दौर है और जहाँ सोशल मीडिया ने हमारे लिए बेइंतहा आसानियाँ पैदा की हैं, हम घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस करने के मौके भी हमें दिए हैं, तो कुछ खराबियाँ भी पैदा हो रही हैं। ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग की बदौलत लाखों लोग घर बैठे एक अच्छी आमदन कमा रहे हैं, लेकिन कुछ उन मुफीद ज़राए का भी मनफी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जालसाजी, ब्लैकमेलिंग, मालोज़र का फ्रॉड समेत साइबर क्राइम्स बढ़ने लगे हैं। और सोशल मीडिया पर नाजेबा वीडियोस अपलोड करने का इशू हो, यहाँ पे ऑनलाइन फ्रॉड का इशू हो, जालसाजी के मामलात हो, यहाँ पे खातीन को ब्लैकमेल करने के वाक़यात हो। FIA साइबर क्राइम सर्कल में दरखास्तों के इस वक्त अंबार लगना शुरू हो चुके हैं और रवा साल के पहले 9 महीने में अगर देखा जाए ना तो शिकायत में 11% इजाफा देखने को मिला है और FIA को धड़ाधड़ शिकायत मौसूल हो रही है।
पंजाब भर से 9 माह में 48,161 शिकायत मौसूल हुई हैं, जिनमें 17,076 लाहौर के बासियों ने FIA से रुजू कर लिया। ये बहुत बड़ी तादाद है। तो सोशल मीडिया पर खातीन को ब्लैकमेल करने के जो वाकयात हैं वो कई गुना बढ़ चुके हैं। लाहौर में 8,373 खातीन हैं जिनको हरासा करने की शिकायत मौसूल हुई हैं, और इससे भी कई ज़्यादा तादाद मौजूद है। लेकिन आपको पता है कि मुतासिरा खातीन की एक बड़ी तादाद है जो किसी न किसी वजह से बाहर नहीं आती है और दरख्वास्त देने से भी कतराती हैं। तो साइबर क्राइम की शरह में इजाफे की वजूहात क्या हैं, इन क्राइम्स को रिपोर्ट कैसे किया जा सकता है और इनकी रोकथाम कैसे मुमकिन बनाई जा सकती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जैन अली कुरैशी हैं, जनाब माहिर कानून है, एडवोकेट हाई कोर्ट है और उनकी स्पेशलिटी जो है साइबर लॉ है। जैन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। साइबर क्राइम के हवाले से जैन जो शिकायत है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उससे पहले भी हमने बहुत सारे इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी किए हैं, लेकिन कम नहीं हो रही इसकी शिकायत। रिपोर्ट कर रहे हैं, खासतौर पर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हरासमेंट का सामना करना पड़ा है खातीन को। क्या लॉज हैं हमारे पास और किस तरह उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन तो है वो की जा रही है? देखिए, जो पहला आपका क्वेश्चन था कि साइबर क्राइम के अंदर काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है, उसके अंदर अगर बुनियादी वजूहात देखी जाएँ तो उसमें सबसे पहली जो वजह सामने आती है वो ये है कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ इंटरनेट है। अच्छा। आपने देखा है कि इंटरनेट फैसिलिटीज जो हैं वो बड़ी आसानी से अब मुहैया हैं। इंटरनेट फैसिलिटीज हर जगह, हाँ। आप हर जगह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन भी है। मोबाइल फोन जो है अब आपके सामने है कि बहुत सारा जो है इवन यंगस्टर्स जो हैं वो भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। इवन जो हमारी ऑब्वियसली जो उसका जो इस्तेमाल था वक्त के साथ साथ वो बढ़ता जा रहा है। हाँ जी। उसके बाद जो सबसे अहम बात है वो अवेयरनेस की कमी है। सही। अवेयरनेस साइबर क्राइम के हवाले से भी, अवेयरनेस साइबर लॉस के हवाले से भी, और मैं समझता हूँ ये 3 बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से साइबर क्राइम के अंदर इजाफा हो रहा है। ओके। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा इसको कैटेगराइज कर लेते हैं, जैसे शहरों के अंदर फैसिलिटीज ज्यादा होती हैं, बहुत सारे लोग दूर दराज से शहरों में आते हैं, अच्छे तलीमी इदारे होते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल की फैसिलिटीज बेहतर होती हैं, हेल्थ फैसिलिटीज बेहतर होती हैं। इसी तरह जो बड़े शहर होते हैं उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम होते हैं वो भी ज़्यादा हो रहे होते हैं। जो डिफरेंट किस्म की IT रिलेटेड कंपनीज जो होती हैं वो काम कर रही होती हैं। तो फिर वहाँ पे ये देखा जाता है कि शहरों के अंदर साइबर क्राइम जो होता है उसकी भी शरह ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। अब इसके जो आपका अगला क्वेश्चन था रिगार्डिंग के हमारे पास लॉज कौन से अवेलेबल हैं। देखिए, साइबर क्राइम के हवाले से दो जो इस टाइम क्राइम है जिसका जिक्र करना होगा यहाँ पे, एक है सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम और एक है फाइनेंशियल क्राइम्स। अब सोशल मीडिया के हवाले से अगर कवानीन की बात की जाए तो सबसे पहले हमने उस कानून का जिक्र करना पड़ेगा जो हमारे पास इस वक्त अदालतों में इम्प्लीमेंट हो रहा है, दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। अच्छा, ठीक है। अब इसके अंदर जो सोशल मीडिया रिलेटेड जो सेक्शंस हैं उसका अगर मैं जिक्र करूं तो उसमें सबसे अहम जो सेक्शन है दैट इज द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, दैट इज सेक्शन 16। इसी तरह अगर हम डेफेमेशन रिलेटेड लॉज की बात करें तो सेक्शन 20 है ऑफेंस अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन। इसी तरह ऑफेंस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन है, जो अभी आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि ख्वातीन की नाजेबा तस्वीरें लगा दी जाती हैं। ऑफेंस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, इसमें सजा 5 साल है। इसी तरह जो सेक्शन 24 है साइबर स्टॉकिंग, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द सोशल मीडिया क्राइम। अब अगला जो क्वेश्चन था रिगार्डिंग फाइनेंशियल क्राइम के हवाले से कि फाइनेंशियल क्राइम के हवाले से क्या कवानीन है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी, ये सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 जो है ये फाइनेंशियल फ्रॉड के हवाले से हैं कवानीन के अंदर। कवानीन जो हैं वो मौजूद हैं। अगर हम चाहते हैं कि साइबर क्राइम की शरह कम हो हाँ जी। तो उसमें सबसे पहले हमने इन लॉज को इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए FIA है जी, उसके अलावा वो काम कर रहा है आपको, मतलब हमने जब भी उनसे बात करने की कोशिश की है कोई भी हमारे से कांटेक्ट में नहीं आया। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ को इम्प्लीमेंटेशन करने की, ये एक इसको आपने ओवरऑल सिनेरियो में भी देखना है। सही। उसमें कोर्ट्स का भी मैं समझता हूँ कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट्स के ऊपर भी आ जाती है। ऑब्वियसली जब एक केस रजिस्टर्ड होगा उसके बाद एक कोर्ट में जब केस जाता है, एक ट्रायल चलता है, उसके अंदर भी हमें ये इंश्योर करना होगा कि कन्विक्शंस जो हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, उनको मैक्सिमम हो। उससे होता क्या है, देखें, जो एक पनिशमेंट का कंसेप्ट है वो पनिशमेंट ये करती है किसी भी मुआशरे के अंदर एक डेटरेंस क्रिएट कर देती है। जब किसी एक शख्स को ये पता चलेगा कि
किसी की तस्वीर लगाने से, किसी को डिफेम करने से सजा भी हो सकती है, तो उसके फिर कुछ रिजल्ट्स भी आएंगे। आप देखेंगे कि एक रिफॉर्म आप देखेंगे सोसाइटी के अंदर आता हुआ, कि फिर ये क्राइम की जो एक परसेंटेज है वो भी कम हो जाएगी। फिर आप एक तब्दीली भी देखेंगे जो कि ऑब्वियसली तभी पॉसिबल है जब आप पनिशमेंट्स जो हैं उनके अंदर आप देखेंगे कि इजाफा होगा, और फिर ही आप इसके ऊपर इसकी रोकथाम कर। लेकिन अभी आपको लगता है ज़हन की पनिशमेंट्स मिलती हैं, अगर केसेस प्रोसीड किए जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो उन लोगों को सजाएं मिलती हैं? देखिए, अब इसमें दो डिफिकल्टीज हैं। अच्छा। एक तो ये है कि होता ये है कि जो स्पेशली सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, जिसमें कोई शख्स किसी को डिफेम कर रहा होता है या कोई शख्स किसी की तस्वीर लगा रहा होता है, उसमें नॉर्मली लोग करते ये हैं कि उस शख्स के साथ, चूंकि कहीं ना कहीं उनको वो जानते भी होते हैं, फैमिली प्रेशर्स आ जाते हैं और एक्सटर्नल प्रेशर्स इतने आ जाते हैं कि बाज़ औक़ात लोग जो है वो फौरी तौर पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ठीक। इस हवाले से भी फिर हमें बात करनी पड़ेगी कि ऐसे केसेस के अंदर जिसमें कोई शख्स जो है वो आपकी तस्वीर लगा रहा है, आपको डिफेम कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज मत करें। अच्छा। जब आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो फिर आप उस शख्स को एक और मौका देते हैं कि वो अपने उस ऑफेंस को रिपीट करे। और एक और मैं ये बात इसलिए मैं ये बात ज़्यादा जो है वो उसको इसके ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा हूँ कि इसमें जो एक बुनियादी गलती है वो कंप्लेनेंट्स की तरफ से होती है कि वो फौरी तौर पे अपने केसेस के अंदर कॉम्प्रोमाइज की तरफ चले जाते हैं। अच्छा। सबसे बुनियादी मैं समझता हूँ अवेयरनेस ये है कि जब आपने अपना केस रजिस्टर, आपका केस रजिस्टर हो गया, आप एक आप विक्टिम हैं, आपका जो जिस शख्स ने आपको डिफेम किया या जिस शख्स ने तस्वीरें लगाई या जिसने आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड किया, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करें ताकि जो बाकी मुआशरा है, जो बाकी लोग हैं, वो उस शख्स से बच सकें। अच्छा, वो लोग भी कॉम्प्रोमाइज, मेरे ख्याल से इसमें फैक्टर ये भी आ जाता है जहन कि वो कॉम्प्रोमाइज इसलिए करना चाहते हैं कि उन्हें पता है कि हम अगर कोर्ट में भी जाएंगे तो वो केस इतना लंबा चलेगा कि हमें इंसाफ मिलने की उम्मीद ही नहीं है। हम मतलब जब तक वो केस चलता रहेगा हमारी बदनामी होती रहेगी, तो लोग इस वजह से भी कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। देखिए, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इस हवाले से बिल्कुल काम होना चाहिए, स्पेशली रिगार्डिंग जो टाइम आपने बताया कि वक्त लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा लगेगा, इस हवाले से बिल्कुल काम होना चाहिए। एक तो हमें इन ऐसे केसेस के जो साइबर क्राइम से रिलेटेड है, इनका एक मैक्सिमम जो एक टाइम पीरियड है वो 6 मंथ्स तक जरूर रखना चाहिए कि इसी के अंदर इनको डिसाइड किया जाए। अच्छा। और स्पेशली जो विक्टिम है उसको प्रोटेक्शन जो है जो उस केस के विटनेसेस हैं उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से भी हमें बात करनी चाहिए। फिर आपकी ये बिल्कुल बात ठीक है कि जहाँ पे इस किस्म का टाइम पीरियड नजर आ रहा हो, जहाँ पे इस किस्म की डिफिकल्टीज नजर आ रही हो, जहाँ पे ये नजर आ रहा हो कि शायद अभी कई साल लग जाएंगे, वहां पे कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो समझते हैं कि इससे बेहतर है कि हम कॉम्प्रोमाइज कर लें। ये आपका बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन इसमें फिर हमें आगे रिफॉर्म्स की तरफ जाना पड़ेगा। देखें, जब हम साइबर लॉ की बात करते हैं तो ये याद रखें कि ये एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड लॉ है, जहां पे आपको हर रोज एक नई टेक्नोलॉजी देखनी होती है। आप देखते भी हैं कि जो साइबर क्रिमिनल होता है, ऑब्वियसली जब उसकी एक टेक्निक पकड़ी जाती है तो वो किसी और टेक्निक के थ्रू आता है, और तो आपको ये साथ साथ देखना होगा कि जो टेक्नोलॉजी है वो भी तेजी से बदल रही है। हाँ जी। और लॉ को भी आपको हर 3 साल के बाद एटलीस्ट उसको अमेंड कर देना चाहिए, बल्कि 3 साल मैं समझता हूँ ज्यादा अरसा हो जाएगा, एटलीस्ट 2 साल तक कर देना चाहिए। सही। क्योंकि अब जिस तरीके से टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से लोगों को ट्रैप किया जाता है, जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि आज से कुछ अर्सा पहले जो फाइनेंशियल रिलेटेड क्राइम्स थी वो करने के तरीकेकार साइबर क्रिमिनल्स के और थे, आज वो टोटली बदल चुके हैं। इसी तरह अगर आप सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स की बात करते हैं तो सोशल मीडिया के अंदर भी ये देखा जाता था, जो तरीकेकार अपनाए जाते थे वो डिफरेंट थे। लोगों को मैसेज चला जाता था कि आप इमरजेंसी के अंदर हैं, काइंडली ये पैसे भेज दिए जाएं, और आपको इस चीज का नॉलेज ही नहीं होता था कि आपकी एक फेक अकाउंट आपके नाम से चल रहा है। इसी तरीके से अब अगर हम फाइनेंशियल फ्रॉड की बात करते हैं तो लोगों को फोन आ जाता है कि आपका बच्चा जो है वो पकड़ा गया और आप फौरी तौर पे पैसे भेज दें। फिर अब ये टेक्निक्स में जो मैं समझता हूँ चेंज है, एक सबसे बुनियादी चीज अवेयरनेस करनी हो, अवेयरनेस फैलानी होगी। देखें, अवेयरनेस का तरीकेकार बहुत आसान है। जो हमारे स्कूल्स हैं, मैं समझता हूँ उनको आज ही ये चाहिए कि एटलीस्ट एक लेक्चर जो है वो ऐड कर दिया जाए किसी भी क्लास को, जो स्पेशली जो क्लास 5 और क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक लेक्चर जो है वो मैं समझता हूँ रख दिया जाए, जहां पे एक टीचर जो है वो अवेयरनेस बताए। बेशक एक हफ्ते में रख दें, हफ्ते में रख दें।
मोबाइल फोन के इस्तेमाल के हवाले से उसका क्या बुनियादी इस्तेमाल है, इम्पैक्ट क्या हो सकता है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स बता दें। बिल्कुल उसके ये इस साइड ऑफ द स्टोरी को जब तक हम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से जब वो बच्चा आगे आता है फिर वो कॉलेज की तरफ जाता है, उसके पास बुनियादी अवेयरनेस ही नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि जब ये अवेयरनेस आनी शुरू हो जाएगी, फिर एक और चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब ये आप क्योंकि यंगस्टर जो है वो ऑब्वियसली इसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, इस टेक्नोलॉजी को, और हमसे बेहतर टेक्नोलॉजी को जानता होता है। बेहतर ये है कि एटलीस्ट जो इस किस्म का जब आप कोई अवेयरनेस सेशन शुरू करेंगे, फिर उसका रिजल्ट भी आप देखेंगे, आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे कि आपको ये पता चलेगा कि वहां पे बच्चों के पास अवेयरनेस आ चुकी है। अच्छा। वो लोगों को भी बच्चे जो हैं ऐसी बातें शेयर करते हैं, घरों में शेयर करते हैं। तो फिर ये देखिए, जैसे आज का ये प्रोग्राम है, ये टीवी शो है, ये एक अवेयरनेस के हवाले से एक बड़ा अहम मैं समझता हूँ कि एक कदम है आपका। इसको इस तरीके से हम सोसाइटी में जो है इस मैसेज को स्प्रेड करें। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमारा मकसद ये होना चाहिए कि किसी तरीके से जो लोग हैं जो विक्टिमाइज हो रहे हैं वो इससे बच सके, उनकी रेशो जो है वो कम से कम। अच्छा, रिपोर्ट किस तरह किया जा सकता है, उस हवाले से प्रोसीजर बताइए। देखिए, इसमें सबसे अहम चीज ये होती है कि जिस शख्स के साथ इस किस्म का कोई क्राइम कमिट हो रहा हो, सबसे पहले तो जो भी उसके पास स्क्रीनशॉट्स हैं, अगर कोई आपको मैसेज आया है, अगर आपको कोई ईमेल आई है, आपको कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया है, उस स्क्रीनशॉट को, उस मैसेज को आप फौरी तौर पर अपने पास सेव कर लें। ठीक, उसको आप डिलीट मत करें, एविडेंस को डिलीट मत करें। अपने पास एविडेंस को सेव रखें। चाहे आपको कोई ब्लैकमेल करना चाह रहा है, आपको कोई थ्रेटनिंग मैसेज भेज रहा है, उसको अपने पास सेव कर लें। उसके बाद जो अगला तरीकेकार है वो ये है कि जब भी आपने, अगर कोई भी फर्ज किया सोशल मीडिया के ऊपर कोई अकाउंट है, वो वहां से आपको डिफेम किया जा रहा है, तो उसका यूआरएल जो है वो आपको पता होना चाहिए। वो आपने अपनी एप्लीकेशन में लाजमी लिखना है, जिस अकाउंट से आपको डिफेम किया जा रहा है, फिर जिस नंबर से किया जा रहा है उस नंबर को आपने जरूर लिखना है। और ये याद रखें कि साइबर क्राइम जो है वो हमेशा FIA साइबर क्राइम सर्कल के अंदर रिपोर्ट होता है। हाँ, तो इसमें जो बुनियादी तौर पे जो अवेयरनेस है वो यही है लोगों को कि जब भी आपके साथ क्राइम कमिट हो जाए, इसको फौरी तौर पर रिपोर्ट करें। इसमें आप किसी ब्लैकमेलर से ब्लैकमेल मत हो, किसी ऐसे शख्स से जो आपसे पैसे डिमांड कर रहा है उसको पैसे मत भेजें। कोई शख्स आपसे कोड मांग रहा है, कोई शख्स आपसे पासवर्ड मांग रहा है, उसको पासवर्ड मत शेयर करें। बुनियादी जो एक अवेयरनेस है ना, दैट इज आल्सो सेल्फ अवेयरनेस, कि आपके पास खुद इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि कोई शख्स आपके साथ क्राइम कमिट ना कर सके। जब तक आप इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, जब तक आप जो है किसी शख्स को अपने पासवर्ड्स नहीं बताएंगे, बैंक अकाउंट नंबर नहीं बताएंगे, जब तक आप किसी के साथ किसी स्ट्रेंजर को अपनी फेसबुक या डिफरेंट सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के ऊपर ऐड नहीं करेंगे, क्राइम नहीं कमिट हो पाएगा। मतलब आप लोग को थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजों का ख्याल खुद ही रखना चाहिए हमें। अच्छा जैन, दूसरा मैंने ये बड़ी एक प्रैक्टिस देखी है सोशल मीडिया पर कि आपने कुछ भी ना किया हो सोशल मीडिया अकाउंट पे, आपका अच्छा खासा चल रहा हो, तो लोग आपका जो अकाउंट है उसको रिपोर्ट करा देते हैं। मतलब 4-5 लोग जब मिलकर रिपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, टेम्परेरी उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इसका क्या हल है? देखिए, एक तो मैं समझता हूँ कि हम सोशल मीडिया के ऊपर जब देखते हैं तो हर एक एप्लीकेशन के अपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, जहाँ पे असल में होता ही है कि जब भी हम किसी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं तो हम कभी भी उसको उसके जो उसको रीड आउट नहीं करते। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऑब्वियसली जो आपका क्वेश्चन है इसके अंदर सबसे अहम बात ये देखी जानी चाहिए कि बहुत सारे लोग हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अवेयरनेस को फैला रहे हैं। अब ये इस किस्म के जो जब काम होते हैं या इस किस्म के मामलात होते हैं तो मैं समझता हूँ वहाँ पे भी अगर एक शख्स है जिसको तंग किया जा रहा है, जिसको उसको अच्छा काम करने से रोका जा रहा है, उसके पास भी लॉ के अंदर रेमेडी मौजूद है। अच्छा, देखें, अगर आपको अगर आप स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग के हवाले से बात करते हैं कि कोई शख्स है उसको जो है रिपीटेडली डिस्पाइट क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट फॉलो किया जा रहा है, डिस्पाइट क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट, बड़ा एक ये मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि ये लोग जो हैं हमें बार बार फेसबुक पे या किसी भी एप्लीकेशन पे रिक्वेस्ट भेजें या हमें कोई मैसेज भेजें। तो इस हवाले से भी क्या कोई रेमेडी मौजूद है? तो इसमें बिल्कुल साइबर स्टॉकिंग का अगर आप सेक्शन 24 अगर आप देखें प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट का, इसमें भी रेमेडी मौजूद है। अच्छा, जितनी असल में यही तो इशू आ रहा है कि अगर हम जब बात करते हैं साइबर लॉज की, रेमेडी लॉ के अंदर मौजूद है। अगर कोई किसी का फेक अकाउंट तैयार कर ले तो सेक्शन 16 जो है वो अनऑथराइज्ड यूज ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन के हवाले से बात करता है। अगर किसी शख्स की कोई जो अनऑथराइज्ड किसी के नाम पे अनऑथराइज्ड सिम कार्ड इशू कर लिया जाए उसके हवाले से सेक्शन 17 जो है वो अवेलेबल है।
आपके पास कानून में ये तमाम चीजें मौजूद हैं। इशू कहाँ पे आता है? इशू ये आता है कि बेसिकली हमें असल में इस वक्त इस कानून के हवाले से ज्यादा आगाही हमारे पास मौजूद नहीं है, अवेयरनेस हमारे पास मौजूद नहीं है। जब भी आप विक्टिमाइज हों, कोई भी शख्स आपको जो आपको विक्टिमाइज करने की कोशिश कर रहा हो, आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहा हो, आपको डिस्पाइट क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट कोई शख्स जो है फॉलो करने की कोशिश कर रहा हो, आपकी तस्वीर को, आपकी इवन क्या आपकी तस्वीर को आपकी इजाजत के बगैर लगाने की कोशिश कर रहा हो, द रेमेडी इज अवेलेबल इन लॉ। कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा हो, द रेमेडी इज अवेलेबल इन लॉ। लेकिन हमें पता नहीं है। हमें इस हवाले से जो है वो हमें अवेयरनेस को फैलाना होगा, हमें लोगों को बताना होगा कि इस हवाले से कवानीन हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन फिर अवेयरनेस की बात आ जाती है कि हमारे पास अवेयरनेस उतनी नहीं है कि हम लोगों तक पहुंचा सके, लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म है, हम कोशिश करते रहते हैं जनाब के इस हवाले से ज़्यादा जो है अवेयरनेस पहुंचाई जा सके। हमारे साथ ज़ैन अली कुरैशी मौजूद है, माहिर कानून है, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, और स्पेशलिटी है उनकी जनाब साइबर लॉ के हवाले से। जैन बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और साइबर क्राइम्स के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि किस तरह सोशल मीडिया पर हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, हमारे जो अकाउंट्स हैं उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है, और उसकी रेमेडीज क्या हैं, लॉज क्या हैं, इम्प्लीमेंटेशंस कितनी हो रही है, और अगर आपने रिपोर्ट कराना है किसी इशू को, किसी मामले को, तो वो किस तरह कराया जा सकता है, उस पर बात की है। मज़े यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा सीरत नबी, और हमारी कोशिश होती है कि जनाब के दुनिया के तमाम तर मामलात और मसाइल का हल सीरत नबी की रोशनी में तलाश किया जाए। नाज़रीन, आज मैं जिस अहम मामले पर बात करने वाली हूँ वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की रोशनी में मुलाजमीन के हकूक़ हैं। बिल्कुल सही सुना है आप लोगों ने। जिस तरह दोस्तों, रिश्तेदारों, मोहल्लेदारों, अजीज़ों अकारिब, वालिदैन, बहन भाई, हत्ता कि हमारे पड़ोसियों के भी हकूक़ होते हैं ना, इसी तरह मुलाजमीन के भी हुकूक होते हैं। और हमारे घरों में अक्सर हमने कामकाज के लिए मुलाजमीन रखे हुए होते हैं जिनके हुकूक से हम बिल्कुल गाफिल रहते हैं, और हम उनको कमतर समझते हुए उनसे नारवा सलूक भी करते हैं। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ दीन और दुनिया के बाकी उसूल बताए हैं, वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरत के उसूलों को भी वाज़े किया है, जिन पर अमल करके दीन और दुनिया में हम कामयाबी पा सकते हैं। तो मुलाजमीन के हकूक़ क्या क्या होते हैं, घर में मुलाजमीन रखते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उन पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हैं, मारूफ सीरत स्कॉलर हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने बात की है कि हम ज़्यादातर इस पर बात नहीं करते और हमें लगता ही नहीं है कि शायद मुलाजमीन के भी हकूक़ होते हैं जिनको हम अपने कामकाज के लिए रखते हैं, जिस तरह बाकियों के हकूक़ होते हैं। तो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बताइए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तलकीन करते हैं इस हवाले से। बिस्म रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। एक मरतबा फिर बहुत ही बराह रास्त इंसानी ज़िंदगी का एक जो गोशा है उसके ऊपर बात करने के लिए आज का वक्त आपने मुख्तस किया। मैं ये समझता हूँ कि मुआशरों की आला अखलाकी इक़दार का जो पैमाना हो सकता है, जहाँ से उन्हें मापा जाए और देखा जाए कि उनके यहाँ इंसानी इक़दार किस आला दर्जे पर पाई जाती हैं, या कितनी कमी और कोताही वहाँ पाई जाती है, या कितनी उसमें इस्लाह की ज़रूरत है, वो पैमाना जिससे इसे नापा जा सकता है, वो मुआशरे के अंदर अपने जो खुद्दाम हैं, खिदमतगार जो हैं, मुलाजमीन जो हैं, जिन्हें हकीकत में तो हमें मुआविनीन कहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे मुलाजिम नहीं होते, हकीकत में वो हमारे मुआविन हुआ करते हैं। उनके साथ हमारा उसने सलूक ये बात तय करता है। सो दुनिया भर के जितने भी मुआशरे हैं, उनकी जो 3-4 बुनियादी मेयारात हैं जिनसे हम तय करते हैं कि ये मुआशरा अखलाकी एतबार से किस दर्जे पर है, उनमें से एक उस मुआशरे के अंदर मौजूद ये जो महरूम तबका है, ये जो मुआविनीन का तबका है, इनके साथ लोगों का उसने सलूक और मामलात की नौइयत जो है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी के अंदर जहाँ ज़िंदगी के बाकी सारे गोशों के लिए हिदायत और रहनुमाई मौजूद है, ज़िंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं है जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ख़ास दर्जे की, एक आला अरफा दर्जे की
एक कामिल निज़ाम जो है उसे मुरतब करके अपनी अमली मिसाल के साथ उसे पेश ना किया हो। हम ये देखते हैं मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मामला कैसा था। आप ये देखिए कि जब हज़रत खदीजतुल कुबरा के सामान तिजारत को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं और वापस आते हैं, तो मैसरा जो उनका ग़ुलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गया था, जो सारे मामलात को देख रहा था, वो क्योंकि उस वक्त मैसरा को हुजूर की खिदमत के लिए हुजूर के साथ भेजा गया ताकि वो आपको असिस्ट करे अपने काम के अंदर, तो मैसरा ने वापस आके जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइल बयान किए ना, जो अहवाल सफ़र का बयान किया, उसने कहा मैं इतने बरस से लोगों के साथ आपका सामान तजारत लेकर जाता हूँ जिसमें इस इलाके के बहुत नामवर लोग, बड़े बड़े ताजर जिनकी बैनुल अक़वामी दर्जे की उस वक्त तजारत थी, मैंने उनके साथ भी काम किया, लेकिन मैंने इस हस्ती को बाकी सबसे बिल्कुल मुख्तलिफ पाया। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने पूछा वो कैसे, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा सलीमुल फितरत शख्स है, ऐसा नरम मिजाज और इतना ख्याल रखने वाली हस्ती है कि जहाँ धूप और साए का इम्तियाज़ मौजूद था तो उन्होंने मेरे लिए धूप की बजाय साए का इंतखाब किया, और जब खाना खाने का वक्त आया तो उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने मेरे खाने का इंतज़ाम इंसराम किया, उसके बाद खुद अपने खाने के लिए जो है वो हाथ बढ़ाया। तो ये और बहुत सारे खसाइल के साथ जहाँ दयानतदारी और नरम हुई थी और तकरार ना करना था, वहाँ ये दो बुनियादी खसाइल भी ऐसे थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ाती शख्सियत के हवाले से हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के दिल के अंदर अपनी एक जगह बनाई और वो किया। हम ये देखते हैं हज़रत हुजूर का ये जो मिजाज है, ऐलान नबूवत से पहले ही हुजूर के मिजाज का ये हिस्सा है कि हुजूर महकूमों के, ग़ुलामों के, जो खिदमतगार हैं उनके हुकूक का ख्याल रखने वाले हैं। हज़रत बिलाल हबशी कहते हैं मैं मक्के के गिरदो नवा में रहने वाले लोगों में से था और मैं मक्के की जो अशराफिया थी उससे बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं था। कहते हैं जब मैं वहाँ एक दफ़ा अपने मालिक के साथ सामान तिजारत ले जाने के लिए इकट्ठे हुए, अरबों का रिवाज ये था कि वो सारे सामान तिजारत लेकर जब ट्रेड के लिए निकला करते थे तो उससे पहले हरम मक्का में इकट्ठे होते थे और वहाँ अपने अपने बुतों से इबादत करते थे, और जो दीन हनीफ पे मौजूद थे, जो अल्लाह को पुकारा करते थे, वो वहाँ पर अपनी अल्लाह के साथ यानी मुनाजात और दुआएं करते थे और बरकत लेके वहाँ से फिर निकला करते थे। तो हज़रत बिलाल हबशी कहते हैं कि मेरा पहला सफ़र था तिजारत का अपने मालिक के साथ। कहते हैं जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि सारे ग़ुलाम जो हैं, जो मालिक हैं, यानी जो सरदार हैं, जो ताजिर हैं, वो तो मक्के की खाना काबा की दीवार की जो छाँव है उसके अंदर बैठे हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो धूप के अंदर बैठे हैं, यानी गोया सारे ग़ुलाम जो हैं वो धूप के अंदर मौजूद हैं और मालिक जो हैं वो वहाँ बैठे हैं। कहते हैं सिवाय एक शख्स के जो अपनी वज़ाकता से मुझे मालिक या ताजिर नज़र नहीं आता था, लेकिन वो छाँव में मौजूद था। तो कहते हैं मुझे हुक्म दिया गया कि मैं भी उन ग़ुलामों के साथ धूप में खड़ा हो जाऊँ। तो मैंने जो पहले से लोग खड़े थे उनसे पूछा कि ये जो इकलौता शख्स एक तरफ खड़ा है ये कौन है? तो उन्होंने ये किसका ग़ुलाम है? तो उन्होंने कहा कि ये भी ग़ुलाम है, लेकिन ये ज़रा मुख्तलिफ शख्सियत का ग़ुलाम है, ये रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसने खिदमत पे मामूर है, इसने उनके साथ जाना है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को नापसंद फरमाते हैं कि वो खुद तो छाँव में बैठे और उनका ग़ुलाम जो है वो धूप में खड़ा रहे। तो ये इकलौता ग़ुलाम है जिसके लिए इसके मालिक ने से ये कह रखा है कि जब छाँव मैसर आए तो फिर तुमने इस अरबों का ये जो राइज कानून है इसकी तरफ ध्यान नहीं देना, बल्कि खुद को छाँव में जो है वो कर लेना है। हुजूर की ज़िंदगी, मदनी ज़िंदगी जब शुरू होती है तो हम ये देखते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 9 बरस की उम्र में आए और 10 साल तक हुजूर की खिदमत में रहे, और ऐसे तवातुर के साथ खिदमत में रहे कि जलवत खलवत हुजूर के साथ मैसर आई, हुजूर की सोबत पाई और तसलसल के साथ हुजूर की ज़िंदगी को देखा। देखें, जब एक शख्स मजमे में होता है, पब्लिक के अंदर मौजूद होता है, तो ये उस वक्त हो सकता है कि वो मुरव्वतन लोगों के जहन में अपना इमेज बेहतर करने के लिए किसी के साथ उसने सलूक कर रहा हो, लेकिन जब 10 बरस की मुसलसल रफाकत और उसमें जलवत और खलवत, मजलिस और तन्हाई दोनों मैसर हों, तो फिर जो बंदे के अंदर का मिजाज होता है ना, वो आप तक पहुंच रहा होता है, वो छुप नहीं सकता। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब मैं पहले दिन आया तो हुजूर अपने सहाबी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को कह रहे थे कि छोटों को चाहिए कि वो जब बड़ों को के सामने आए तो उन्हें सलाम करें और सलाम में पहल करें। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं मैं 10 बरस हुजूर की खिदमत में रहा, मुझे ये बात बड़ी पसंद आई, लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ हुजूर की उस नफासत पर और आला अखलाकी म्यार पर। वो कहते हैं 10 बरस मुझे ख्वाहिश रही कि मैं हुजूर को सलाम में पहल करूं। कहते हैं मैंने जब भी सलाम करना चाहा हुजूर ने हमेशा सलाम में पहल की और मुस्कुराते चेहरे के साथ मेरी खैरियत दरियाफ्त की। वो कहते हैं हुजूर को अपने ग़ुलामों, अपने खुद्दाम का इस दर्जे पर ख्याल होता था
कि हुजूर कहते हैं एक मरतबा मुझे बुखार था, मदीने की सर्दी थी और खाने के लिए कुछ मौजूद नहीं था। असहाब सुफ़ा के पास दुनियावी ज़राए जो थे वो ज़ाहिर महदूद हुआ करते थे। कहते हैं कहीं से किसी ने रात की किसी पहर रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काशाना रहमत पर दस्तक दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूरें और एक प्याला गर्म दूध का जो है वो हुजूर की खिदमत में पेश किया। कहते हैं हुजूर खुद भी तलब रखते थे और घर में भी बहुत सारे लोगों को कुछ खाना पीना था, लेकिन कहते हैं क्योंकि हुजूर के इल्म में था कि अनस बिन मालिक जो है वो बीमार है, उन्हें बुखार है, ठंड लगी है और उनको खाने की ज़्यादा ज़रूरत है। वो कहते हैं मैंने देखा कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हाथ के अंदर रोशनी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब सुफ़ा पर मौजूद वो जो मुख्तलिफ लोगों ने चादरें ओढ़ रखी हैं उनमें से अनस बिन मालिक को उठा रहे हैं। कहते हैं जब मैं उठा तो मुझे ये देख के हैरत हुई कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हाथ के अंदर रोशनी है, एक हाथ में खजूरें हैं। हुजूर हज़रत अनस बिन मालिक के सामने खजूरें रखते हैं और एक एक खजूर को खुद खोलते जाते हैं और उनके मुंह में डालते जाते हैं। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ तो जो अपने खुद्दाम हैं, अपने खिदमतगार हैं, अपने साथ वाबस्ता लोग जो हैं, उनके लिए इस दर्जे की शफकत और मोहब्बत पाई जाती है। एक वाक़या मुझे भी याद आ गया है कि शायद मैं थोड़ी सी अंदर से मिस कर जाऊँ, आप मुझे ठीक कर दीजिएगा। कैसे ही एक गुलाम था तो वो गंदम पीस रहा था, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा और रोता जा रहा था, बुखार में तप रहा था। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्यों रो रहे हो? उसने कहा कि मेरा मालिक कहते तुमने ये गंदम जब तक पिसी नहीं जाएगी ना तब तक तुमने इधर से हटना नहीं है। आपने उसको लिटाया, उसको दूध पिलाया, उसको और वो सारी रात वो चक्की पीसते रहे। हज़रत बिलाल हबशी ये बताते हैं कि मेरे मालिक ने मुझे आके देखा और जो काम लगाया था मेरे ज़िम्मे में वो नहीं कर पाया। उसने पूछा क्यों नहीं किया, तो मैंने बताया मेरी तबीयत नासाज थी और इसमें मेरी कहीं आंख लग गई। उमैया बिन खल्फ जो उनका मालिक था वो गुस्से में आया और उसने कहा कि अब तुम्हारी ये सज़ा है ताकि तुम्हारी आइंदा तुम इस तरह की गफलत के मुर्तकिब ना हो। ये 2 बोरी है, एक गंदम की एक जौ की है, इसको जब तक पीसोगे नहीं उस वक्त तक नहीं सोना। और एक और गुलाम को मामूर कर दिया इस पर कि इसको गफलत ना करने देना, अगर ये करे तो मुझे बताना है। कहते हैं मैं रोता जाता हूँ, चक्की पीसता हूँ और मैं कहता हूँ कि है कोई ऐसा जो गुलामों और खुदामों की जो है न दाद रसी के लिए अल्लाह की तरफ से ज़मीन पर मबूस हो। कहते हैं थोड़ी देर के बाद मैंने एक रोशन चेहरे वाले को देखा, उन्होंने आके पूछा कि तुम किस सबब से इस तरह बेकरार हो, तुम्हारी आवाज़ में ये दर्द और कैफियत क्यों है? कहते हैं मैंने कहा कि उमूमी तौर पे यहाँ का रिवाज है कि लोग किसी की तकलीफ परेशानी का पूछते ज़रूर हैं लेकिन उसका हल नहीं निकालते, मदावा नहीं करते। कहते हैं मैंने अपनी तकलीफ बताई तो वो उठ के चलना शुरू हो गए वापस। कहते हैं जब उठने लगे ना तो मैंने पीछे से आवाज़ दी, मैंने कहा था ना कि यहाँ लोग बात सुनते ज़रूर हैं लेकिन दाद रसी नहीं करते हैं। कहते हैं वो मुस्कुराता चेहरा जो है वो मक्के की तरफ की आबादी की तरफ पलट गया और थोड़ी देर के बाद कहते हैं हुजूर तशरीफ़ लाए और रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खाने के लिए भी कुछ पेश किया और कहा कि तुम जितनी देर तक तबीयत बहाल नहीं होती आराम करो। मैंने कहा कि अगर मैं ये चक्की का ये जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है अगर ये पीसा हुआ नहीं मिलेगा तो मेरा मालिक तो मेरे साथ बहुत वहशियाना सलूक करेगा। हुजूर ने कहा तुम इत्मीनान के साथ सो, जब तक तुम्हारी सेहत बहाल नहीं होती मैं इसको पीसता हूँ। और तारीख फिर ये बताती है कि वो महबूब अल्लाह की महबूब तरीन हस्ती जिसके लिए कायनात को तख्लीक किया गया, वो एक गुलाम के लिए उसके लिए सारी रात जो है वो चक्की पीसते रहते हैं। तो मेरे करीम आका की जिंदगी का मिजाज जो है वो तो सरापा शफकत और रहमत है और दुनिया जिंदगी के साथ वाबस्ता जितने भी रिश्ते और ताल्लुकात हैं ना उन सब के अंदर रहमत का जरिया और वसीला मौजूद है। मुझे यहाँ पर वो रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सीरत में से एक और गोशा मैं चाहूँगा कि सामीन को हदिया करूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद हुजूर के सहाबी और हुजूर उनसे बड़ी मोहब्बत और शफकत फरमाते हैं और क्या देखते हैं कि एक दिन वो अपने गुलाम को पीट रहे हैं, किसी बात पे कोई नागवार बात की, उन्होंने उसको मारा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब करीब आए तो हुजूर का चेहरा जो था वो जलाल के साथ जो है वो सुर्ख हो गया। हज़रत हुजूर के मिजाज आशना थे तो जैसे ही देखा तो उनकी तबीयत पे एक खशियत तारी हो गई, खौफ तारी, रोब तारी हो गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम इसके ऊपर ये इतनी सख्ती क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह ये बार बार गलती करता है, जब मैं इसे मना करता हूँ, जब मैं इसकी इस्लाह करता हूँ ये फिर दोबारा यही गलती करता है। तो हुजूर ने कहा कि ऐ इब्न मसूद क्या तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम जितना इसके ऊपर इख्तियार रखते हो ना तुम्हारा रब इससे कई गुना ज़्यादा तुम पर इख्तियार रखता है। तो हज़रत इब्न मसूद ने जैसे ये बात सुनी ना तो रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो पुरतासीर अल्फाज जब उनकी समातों में पहुँचे तो उन्होंने फ़ौरन ऐलान किया, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैं आपकी इस बात के एवज़ से अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ाद करता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया कि ऐ इब्न मसूद अगर तुम इसे आज़ाद ना करते तो गोया तुम जहन्नुम की आग को छू चुके होते।
आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हमारी ज़िंदगी में आसानियों के लिए भेजे गए। सबसे पहले आप ये तसव्वुर कीजिए ना, इंसानी तारीख़ में पहली मर्तबा रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कानून दिया, आपने फरमाया कि तुम्हारे साथ काम करने वाले तुम्हारे भाई हैं और इन्हें अल्लाह ने तुम्हारी खिदमत और सहूलत के लिए तुम्हारे साथ लगाया है। इसीलिए तो सूफिया से जब हमें तालीमात मिलती है ना, तो वो हमें ये बताया करते हैं कि जो आपके मुआविनीन है ना, जो आपके साथ मुआवनत करते हैं, मदद करते हैं, ये मुलाजिम नहीं होते। और ये जो मुआविनीन है हकीकत में ये आपके मोहसिनीन है। जो आपका मुआविन है वो आपका मोहसिन है, क्योंकि वो आपकी मुशक्कत को आपसे अपने सर पे ले रहे हैं। बेशक, बेशक, और वो आपसे की आप जो काम आपके जिम्मे था, जो आपने करना था, गोया वो उसमें आपकी जगह अपने आप को पेश कर रहा है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दर्जे पर एहतियात की तबलीग की और उसका जो है सबक दिया। हुजूर फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स शदीद गर्मी के आलम में आपके लिए कोई खाना तैयार करे ना, तो हुजूर ने फरमाया कि उसे अपने साथ बिठा के खिलाओ। असहाबे रसूल में से कहा, या रसूलल्लाह, अरबों का मामूल है, यहाँ नस्ल दर नस्ल गुलामी है, तो ये इनका मिजाज ऐसा नहीं है, ये हम कहीं भी तो ये हमारे साथ बैठ के नहीं खाते। तो हुजूर ने कहा कि अगर वो तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाने में बेतकल्लुफ़ी महसूस ना करे, तकल्लुफ़ करे, यानी उसे अनईजी महसूस करे अपने आप को, तो हुजूर ने फरमाया कि फिर कम अज़ कम उस पकवान में से कुछ उसके मुंह में निवाले के तौर पे डाल दो, ताकि उसकी दिलजोई हो जाए और उसका हिस्सा उसके लिए अलग करके रख दो। यानी इसका क्या मतलब है, इससे मुझ तक ये पैगाम पहुंचा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि पहले उसे अपने साथ बिठाना है। सबसे आला हालत ये कि उसे अपने साथ बिठाया जाए। अगर किसी सबब के वो आपके साथ नहीं बैठ पाता, तो फिर अगले दर्जे पर उसकी दिलजोई के लिए उसे अपने हाथ से खिलाएं और अगर उसका हिस्सा अलग कर दें। और हमारे यहाँ देखें कि हमारा मामूल ये है, हुजूर ये फरमा रहे हैं गोया अपने खाने से पहले उसका खाना, उसका हिस्सा जो है वो निकालना है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब सारे मेहमान चले जाते हैं, इवन अहले खाना जो है वो भी जब खा के सैर हो चुके हैं, जो बचा कुचा होता है फिर वो उनके जिम्मे किया जाता है और वो उनको दिया जाता है और उसे भी एक एहसान की शक्ल में दिया जा रहा होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पे ये एक प्रैक्टिस है ना कि मतलब हमें लग रहा होता है कि हमने अगर किसी मुआविन को ही, अब मैं तो नहीं मुआविन ही कहूँगी, कि हमने अगर उसको अपने घर पे कामकाज के लिए रखा हुआ है या किसी शॉप पे या ऑफिस में, तो हम उसको पे कर रहे हैं, तो ये उसका फर्ज है कि उसने ये सारी चीज़ें करनी है। तो हम इस तरह उससे रिलेट कर रहे होते हैं। असल में बुनियादी तौर पे ये तसव्वुर समझने वाला है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि जब तक आप उसे मुलाजिम समझेंगे तो ये हो ही नहीं सकता कि ये जो लफ्ज़ मुलाजिम है ना, ये हकीकत में एक हकारत का ऐलान करता है कि आप अपने आप को उससे बरतर समझ रहे हैं, अपने आप को उससे बेहतर समझ रहे हैं और उसे अपने से कमतर समझ रहे हैं। जब आप मुआविन के दर्जे पे सोचना शुरू करते हैं ना, तो फिर आपके अंदर एक बराबरी का एहसास आना शुरू हो जाता है। और जब आप उसे अपना मोहसिन समझना शुरू करते हैं, तो आप खुद तसव्वुर कीजिए कि जिसे वाकई दयानतदारी के साथ मैं अपने अंदरून से अपना मोहसिन समझ रहा हूँ, क्या मैं उसके साथ उसने सलूक में कोई कमी कर सकता हूँ? क्या मैं उसके साथ इस तरह की ये जो तफरीक है इसका मामला कर सकता हूँ? मैं देखता हूँ अक्सर कि लोग अपने घर में काम करने वालों पर बड़ा एक छोटी छोटी गलतियों पर बड़े वैश्याना किस्म का तशद्दुद उनके साथ किया जाता है। आपको ये तसव्वुर करना चाहिए कि अगर आप उसे अपना मोहसिन समझ रहे हैं, तो क्या आप अपने मोहसिन के साथ वैसा सलूक कर सकते हैं? आप ये देखें ना, हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं मैं 10 साल हुजूर के पास रहा, 10 बरस में वो कहते हैं कि मैंने एक मर्तबा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आप को डांटते हुए नहीं देखा। किसी काम के ना करने पर कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जलाल नहीं फरमाया, गुस्सा नहीं फरमाया। कि फिर हुजूर ने ये भी फरमाया कि ये जो आपके साथ वाबस्ता लोग हैं, इनके बुनियादी हुकूक में एक हक ये है कि इन्हें अच्छे नामों से पुकारा जाए। देखिए कितनी खूबसूरत बात है। यानी यहीं से ही दो लोगों के दरमियान ताल्लुक का आगाज होता है और एक रिश्ता बनना शुरू होता है। हुजूर फरमाते हैं पहला हक ये कि इनको इनके अच्छे नामों से पुकारा जाए। फिर दूसरा मामला ये है कि इनके साथ जो मामला तय किया जाए, जितना काम तय किया जाए, उसकी जो उजरत तय की जाए, उस काम से ज्यादा काम ना दिया जाए उन्हें। यानी जो काम उनके, हमारे अमूमन ये होता है ना, आम जो रोजाना की बुनियाद पर हमारे घर में काम करने के लिए लोग आते हैं, जो मसलन कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई, तो हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि एक काम की उजरत तय कर दी है तो अब उसी उजरत में कई और काम करवा लिए जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी नापसंद फरमाया और कहा है कि ये उसके आलम से अख्तलफी। और आपको पता है कि अल्लाह हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतर से हम तक ये बात पहुँचाई। हुजूर अल्लाह फरमाता है कि मैं क़यामत के दिन जिन 3 लोगों की तरफ से झगड़ा करूँगा, जिन 3 लोगों की तरफ से गोया मुकदमा पेश करूँगा, उनका मैं खुद वकील बनूंगा। उन 3 में से एक वो होगा
कि जिसके साथ कोई मामला तय कर दिया जाए, उससे उजरत तय कर दी जाए, उससे काम पूरा करवा लिया जाए और उसे उजरत पूरी ना दी जाए। हमारे यहाँ उमूमन कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हम ये देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों पे हम मामलात और तनख्वाहें और एक जो उसकी जो उजरत है वो तय कर चुके होते हैं, लेकिन फिर हमारी कोशिश ये होती है कि कुछ ना कुछ उसमें से रकम जो है वो दबा के रखी जाए, कट कर ली जाए, बहाने बहाने से जवाब घड़े जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मजदूर जो है, जो आजिर है, जो उजरत की बुनियाद पर यानी किसी रकम के एवज को खिदमत आपके साथ तय करता है, तो उसका पसीना खुश्क होने से पहले, पसीना खुश्क होने का मतलब क्या है, लाजमी नहीं है कि ये सड़क पे काम करने वाले के लिए हदीस हो, यानी हर वो शख्स जो मेहनत कर रहा है, जो आपके साथ एक काम के एवज, एक खिदमत के एवज कोई उजरत तय कर लेता है, कोई रकम तय कर लेता है, उसके काम की तकमील के साथ ही उसको उसकी उजरत दे दी जाए। और हुजूर ने इस पर भी बशारत दी है कि अगर कोई शख्स किसी इस तरह की खिदमत फराम करने वाले पर खर्च करता है तो वो अल्लाह के यहाँ बेहतरीन सदकों में से एक सदका शुमार किया जाता है। और आप देखें कि इसकी इतनी अहमियत है कि बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर मुत्तफ़िका तौर पे एक हदीस मौजूद है, वो जिसके अंदर 3 लोग जो हैं वो एक गार के अंदर फंस जाते हैं और गार के आगे पत्थर गिरता है और गार बंद हो जाता है। और वो इतना बड़ा पत्थर होता है कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि वो आगे से हटे। तो वो तीनों अल्लाह की बारगाह में अपनी अपनी अर्जी पेश करते हैं। तो उनमें से एक शख्स अल्लाह की बारगाह में अर्जी करता है, मालिक एक शख्स मेरे पास काम करने के लिए आया, उसने अपना काम मुकम्मल कर दिया, जब मैं उसे उजरत देने लगा तो वो किसी जल्दी में वहां से निकल गया। मैं उसे ढूंढता रहा लेकिन वो उजरत लेने के लिए मुझे ना मयसर आ सका। कहता उस शख्स ने कहा, मालिक तू तो जानता है कि मैंने उसकी उजरत को ना सिर्फ ये कि संभाल के रखा बल्कि मैंने उसको इन्वेस्ट कर दिया, उससे माल मवेशी खरीद लिए। कुछ वक्त के बाद, कुछ ज़माने के बाद वो शख्स वापस पलटा। परवरदिगार तू इस बात से वाकिफ़ है कि उसने मुझसे आके अपनी उजरत की याद दहानी कराई, मुझे बताया कि मैंने कुछ अरसा पहले तुम्हारी तरफ कोई काम किया था, उसके पैसे बनते थे। तो वो कहते हैं कि मालिक तू तो जानता है कि मैंने उसे कहा कि हाँ मुझे याद आया, बिल्कुल याद है कि तुमने मेरे यहाँ काम किया था और तुम्हारी उजरत बनती थी, ये माल मवेशी, ये ज़मीन, ये सारे असबाब तुम्हारे हैं क्योंकि ये तुम्हारी उजरत है। तो उसने हैरान होकर कहा कि नहीं, इतनी उजरत तो नहीं तय हुई थी। तो ये जो बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा है, ये अल्लाह के सामने अपनी अर्जी पेश करते हुए कहता है, परवरदिगार तुझे इल्म है कि उसे कितनी हैरत हुई और कितनी खुशी हुई जब मैंने वो उसे वापस किया। तो अगर ये मैंने खालिस अल्लाह परवरदिगार तेरी रज़ा के लिए ये अमल किया था, अगर तेरी बारगाह में ये उसकी उजरत से कई गुना बढ़कर उसे वापस लौटाना तुझे पसंद है तो हमारे लिए इस गार का रास्ता जो है वो खोल दे। और फिर हदीस बताती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके इस अमल के एवज़ आगे से गार से पत्थर को हटाया और उसके लिए गोया रास्ता जो है वो बहाल कर दिया गया। डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा लगा आज का सेगमेंट, मुझे खुद बहुत मज़ा आया है सुन के, और ये तालीमात जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हमें मिलती हैं। डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप तशरीफ़ लाए यहाँ पर। और जनाब आज जुम्मे का मुबारक दिन है और जुम्मे की मुनासबत से अभी मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन आप जाते जाते एक खूबसूरत सी नात सुनते जाइए। के आएंगे लहद में मेरी है ईमान के आएंगे लहद में मेरी अपने मंगतों। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो जाए सेहत और फिटनेस के हवाले से, तो आजकल हम में से बहुत से लोगों को उम्र बढ़ने के साथ साथ अपने वजन बढ़ने की शिकायत भी होती हैं, बल्कि अब तो उम्र की कोई कैद नहीं है, हर उम्र के लोग ही मोटापे का शिकार आपको नजर आएंगे। और आज की दुनिया में ये समझना बहुत अहमियत रखता है कि वबा की मानंद फैल रहे मोटापे से सेहत के लिए कितनी ज्यादा पेचीदगियां बढ़ रही हैं। लेकिन अगर ये मामला हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उसका इलाज भी मुमकिन है। बिल्कुल सही सुना है आपने, क्योंकि पाकिस्तान में भी उसके कामयाब ऑपरेशंस मुमकिन हो चुके हैं। और इस तरह मोटापे में मुब्तला एक वसीम नामी नौजवान का कल ही हमने देखा कि निजी हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुआ है, कामयाब ऑपरेशन किया गया है जिसका वजन 300 किलो से जायद था और 6 माह के कम तरीन अरसे में 100 किलो से जायद वजन उसका कम हो गया है। और हाल ही में 35 मिनट के कम वक्त में कामयाब सर्जरी के जरिए 30 किलो वजन उसका कम हुआ है और इस जदीद ऑपरेशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी भेजा गया है।
तो ये कैसे मुमकिन हुआ है, इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने में हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से कितनी कोशिशें की गई हैं, इस पर बात करेंगे डिटेल में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मौजुल हसन है, बेरियाट्रिक सर्जन है, और उनके साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद बिलाल हैं। बिलाल, आपको भी वेलकम कहती हूँ, डॉक्टर साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि कामयाब ऑपरेशन आपने किया है। कितनी खुशी हो रही है आपको? हमें तो बड़ी खुशी हो रही है, एक फ़ख्र ही है कि इतने अच्छी चीज़ें हम लोग करते आ रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस ये एक बड़ा ऑनर है मेरे लिए, पाकिस्तान के लिए, शालामार हॉस्पिटल के लिए, मेरी पूरी जो टीम है उनके लिए कि मतलब ये द वन जिन्होंने ये मतलब फर्स्ट टाइम किया है इस वेट पे। मुझे मिनी गैस्ट्रिक बाईपास नहीं हुआ कभी भी। अच्छा। आगे जो होता था 200, 250, 250 तक तो किया मैंने भी 250 तक किया हुआ पहले। अच्छा। लेकिन ये बेचारा बड़ी मिजरी में था, ये ना चल बड़ा मुश्किल था इसका चलना। अच्छा। ट्रैवल कहीं नहीं कर सकता था। 2013 से इसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, कुछ 150 पौने 200 बढ़ा है ये लास्ट 9 ईयर्स के अंदर। उसका फैमिली लाइफ डिस्टर्ब थी, डिप्रेशन में था, बहुत ज़्यादा खाता था, बाहर निकलता नहीं था। अच्छा। तो बड़ा कट ऑफ था। साल का था? 30 साल इसकी उम्र 30 थी। साल के। तो ये बड़ी स्पेशलाइज सर्जरी होती है, तो ये बड़ा ब्लेसिंग है पाकिस्तान के लिए कि हम ये यहाँ कर रहे हैं। अब देखें ये पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज गया है, वो अच्छा मैसेज भी जाता है कि बिल्कुल ऐसे ही है। वी आर डूइंग लॉट ऑफ गुड थिंग्स। उससे पहले आपको पता है कि हमने वेस्टर्न पाकिस्तान भी किया और दुनिया का मोटा बच्चा भी यहाँ किया होता है 200 kg का। लातादाद ऐसे हैं जो पहले दुनिया में नहीं हुए, विंचेस्टर सिंड्रोम, ये एक CP चाइल्ड का। तो ये एक बड़ा ही ऑनर है कि यहाँ असल में सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें होता है, जो बताने का मकसद है कि ऐसे पेशेंट को आप फौरी ऑपरेट नहीं कर सकते। और ये अकेले बंदे का काम नहीं होता, इसमें बहुत ज़्यादा टीम एफर्ट चाहिए होती है। आप सर्जरी तो मैं अकेला कर लूँगा, लेकिन बाद में उसको संभालना, उसकी प्री और पोस्ट पहले भी तो बहुत सारी चीज़ें पहले प्रिपरेशन करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसों को प्रिपेयर करने के लिए। तो ये जब फर्स्ट टाइम आया तो उस वक्त वेट इसका 350 पौने 400 kg था। तो हमने इसको स्पेशल डाइट से, हमारे पास स्पेशल प्रोटीन शेक्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं, वो इसको दी ताकि इसका वज़न कोई 30-40 kg कम हो। आपको पता है कि अगर कोई भी आपने ऑपरेशन या कोई भी काम करना हो, जब तक आप पहले प्रिपेयर नहीं अच्छे तरीके से करोगे तो आप कामयाब नहीं होते। बिल्कुल, एग्जैक्टली। इसी में प्रेपरेशन, हर चीज़ में जो भी आपने काम शुरू करना है पहले प्लानिंग और प्रेपरेशन ज़रूरी है। तो उसी लाइन पे इसको किया। फिर हमने इसका वेट 25-30 kg कम हो गया। तो फिर जब ये आया कोई 2 हफ्ता पहले ना यहाँ शालामार में, फिर हमने इसको क्या किया, सारी स्पेशलिटीज़ को इन्वॉल्व किया, पल्मोनोलॉजी को, कार्डियोलॉजी को, एनेस्थीसिया को, साइकेट्री वालों को, फिजियोथेरेपी को। तो वो इन सब लोगों को ऑन बोर्ड, इसको कहते हैं MDT, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। ओके। उन लोगों ने सारा इसको देखा, पूरे इसका वर्कअप किया, इसका ऑपरेशन हो सकता है कि नहीं, इज इट फिट टू अंडरगो एनेस्थीसिया, और फिर उसके बाद में क्या चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस बड़े रिस्की होते हैं। एग्जैक्टली। अब देखें कोई हाथ नहीं लगाता, मेरा तो मैं वैसे ही क्योंकि इतना कर रहा हूँ तो मुझे रिस्क लेने की क्या मुसीबत है कि अपनी जान खतरे में डालूँ। और लेकिन ये है कि मेरा ईमान है कि इफ़ यू आर डूइंग फॉर गुड फेथ और अल्लाह ताला की उसकी कर रहे हो तो अल्लाह उसको मोर देन 900% आप उसमें कामयाब ही होते हो। बिल्कुल ऐसे तो पीछे जब ये फेथ और एम हो और दुआएं हो लोगों की, आपके माँ बाप की, तो मतलब वो ठीक रहता है। यकीन करें कि मुझे खुद नहीं आता कि लिटरली इट टुक जस्ट 35 मिनट्स ना। और ये आम ऑपरेशन जो होता है ना वो 2.5-3 घंटे लग जाता है जो नॉर्मल बंदा अगर वेट हो। तो इतना को अल्लाह का करम हुआ कि ये बिल्कुल ड्रॉप ब्लड भी नहीं था, इसकी पोस्ट ऑफ रिकवरी अच्छी हुई। हमारी जो एनेस्थीसिया की टीम है उन्होंने इतनी मेहनत की। बिल्कुल ऐसे ही है, सबकी मेहनत दरकार थी। ICU का स्टाफ था। बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आप जहाँ कर रहे हो वो वेल इक्विप्ड हो, ये किसी आम जगह नहीं हो सकते ऐसे ऑपरेशन। पूरा वो मतलब सिस्टम आपके पास हो। आपको फिर थोड़ी आपको पता है इस ऑपरेशन में 12-14 लाख की कॉस्ट आ जाती है क्योंकि पेशेंट को ज़्यादा देर रखना पड़ता है। ICU का ही खर्चा ही 6-7 लाख रुपया हो जाता है। उसमें सब्सिडी दी हॉस्पिटल वालों ने। ये बड़ा है कि चैरिटी वाइज मतलब वहाँ ये बड़ा काम होता है शालामार में, तो ये बड़ी बात है। फिर मैंने खुद अपना, आपको पता है कि जो ऐसा हो बाकी मैं खुद करता हूँ, तो वो हमने, और जब ये चीज़ें हो ना तो फिर आपकी सक्सेस मतलब इंशाल्लाह होती है। फिर वो होती ही होती है अगर आप अच्छी नीयत के साथ। अच्छा बिलाल, आपसे जानना चाहूँगी, आपकी बात हुई वसीम से, उसके क्या जो एहसासात थे, कितना एक्साइटेड था वो? देखिए मुनीबा कि इस तरह के जो पेशेंट होते हैं ना, ये आप ये कह रहे हैं कि ये एक मौजा होते हैं। बिल्कुल। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर 300
प्लस जो उसका वेट था, ये एक नॉर्मल वेट नहीं था, ये बहुत ज़्यादा वेट था। मतलब यहाँ पे तो 150 प्लस नहीं चल पाते। उसकी वजह ये है कि नीज़ के प्रॉब्लम, आर्थराइटिस के इश्यूज आ जाते हैं। तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि वो तो फिर इतने वेट के बाद आपकी जो चहलकदमी होती है वो बड़ी महदूद हो जाती है। तो अल्टीमेटली का जब मेरी उससे बात हुई तो उसने कहा कि मेरी तो बड़ी खुशी का बाइस है, क्योंकि नियर जो मंथ आएंगे डेज, वहाँ पे उसका जो वेट है मज़ीद कम होगा। तो तकरीबन 150 kg तक इसका जो वेट है ये रह जाएगा। ऊपर का जो होगा 150 प्लस, तो वो उसका सारा जो है ना ये रिमूव हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो पेशेंट्स होते हैं ये एक बड़ी ब्लेसिंग है। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब का फ्यूचर जो है ये बड़ा रोशन है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो ओबेसिटी है, इसका जो रेट है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ख़ासकर हम कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पाकिस्तान में भी और ऑल ओवर दी वर्ल्ड लोगों ने बहुत ज़्यादा जो अपना वेट है ये गेन किया है। और अभी भी अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ एक्सरसाइज है, फूड उस तरह हम फ्रेश जो नहीं खाते, और फिर उसके बाद जो दूसरा जो फूड है फास्ट फूड, इसका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से हमारे यहाँ पे 30 प्लस की जो एवरेज है उसका जो बॉडी मास जो इंडेक्स है वो मैच नहीं करता। हमारे यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फिट बंदे हैं उसमें मेल ख़वातीन, उनकी तादाद बहुत कम है। यहाँ तो वो ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, यहाँ तो बहुत ज़्यादा वो थिन है। तो यही वजह है कि हम अपनी जो लाइफस्टाइल है ना इसको बेहतर नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हम फिर मुख्तलिफ जो डिज़ीज़ है इसमें ख़ासकर ब्लड प्रेशर और शुगर उनमें मुब्तला हो रहे हैं। तो जब तक हम अपने इस ओबेसिटी को कंट्रोल नहीं करेंगे, ये एक बहुत बड़ी अवेयरनेस है और मैसेज है। क्योंकि घर में बैठी जो ख़वातीन हैं वो वेट गेन करने की वजह से ही शुगर का जो है ये शिकार हो रही हैं। जब फिर शुगर का शिकार होती हैं तो फिर कुछ मंथ के बाद वो ब्लड प्रेशर का भी शिकार हो जाती है। तो इसी वजह से पाकिस्तान में इस वक्त अगर टॉप 5 डिजीज़ की बात करें तो ओबेसिटी नंबर 7 पे है और ब्लड प्रेशर शुगर नंबर 3 और 4 पे है। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अगर आप ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, आपको शुगर, हाइपरटेंशन, आपको दिल की बीमारी भी हो जाती है, बाकी बीमारियां भी आपको होना शुरू हो जाती हैं, तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ओबेसिटी के साथ आपको बाकी चीज़। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे आपने बात की मिनी गैस्ट्रिक बाईपास के हवाले से, अच्छा ये कोई नई टेक्निक है जिसके थ्रू आपने ये ऑपरेशन किया, और अब ये एक ही ऑपरेशन के बाद सारा जो ग्रेजुअली वो वज़न कम किया जाएगा? सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ना, कि मैं थोड़ा सा सुनने वालों को बता दूं कि बैरिएट्रिक सर्जरी वो सर्जरी है जिससे आप किसी बंदे का वजन कम करते हो। अब इसे आप बैरिएट्रिक नहीं कहते, अब मेटाबॉलिक कहते हो। अच्छा, मेटाबॉलिक मीन्स जो बंदे को मेटाबॉलिक इशू है, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को सांस की तकलीफ है, किसी का इनफर्टिलिटी है, डायबिटीज़ है, इसलिए इसको हम ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो इसका नाम ही तब्दील हो गया। अब इसलिए वेट जो है ना, एक तो वेट किसी का कितना हो, एक वो आप देखते हो BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स, कद और वजन की रेशो। तो दूसरा एक होता है कि वेट सर्कमफ्रेंस। अगर किसी की वेस्ट फीमेल्स के अंदर 30 से ज़्यादा है और मेल में 35 से ज़्यादा है तो वो 20 है, बेशक उसका वजन 70 हो या 65 हो। तो ये जो एब्डोमिनल फैट है वो इतनी तंग करती है। तो वजन तो बाद की बात है ना, अब तो देखो पेट जिसकी तो निकली हुई है, क्योंकि जो एब्डोमिनल फैट ज़्यादा है ये सेंट्रल ओबेसिटी है, ये ज़्यादा डेंजरस है। अब जो ऑपरेशन होते हैं, 2 टाइप के ऑपरेशन होते थे। एक थे जिसको कहते थे रिस्ट्रिक्टिव, जिसमें आप स्टमक का साइज छोटा कर देते थे, जैसे स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है। एक इसमें बैंड होता था, बैंड खत्म हो गया पूरी दुनिया में। और ठीक है। तो जो दूसरा है उसको कहते थे मैल एब्जॉर्प्टिव, जिसमें आप रिस्ट्रिक्टिव स्टमक को कम भी करते थे, साथ आप चाहते थे उसको हजम भी जल्दी ना हो, तो आप इंटेस्टाइन को लूप एक उठा के उस स्टमक के एक पोर्शन से कनेक्ट कर देते थे। इसे कहते हैं बाईपास। अब बाईपास 3-4 किस्म के बाईपास हैं। एक है जो आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन जा रहा है, वो है मिनी गैस्ट्रिक बाईपास या OAGB, वन एनास्टोमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास। एक पुराना बहुत ज़्यादा रोहनवाई गैस्ट्रिक बाईपास, कुछ और हैं साडी सासी, हम उनकी डिटेल में नहीं जाएंगे। जो भी ये मतलब ये कॉमन ऑपरेशन है, इनकी सबसे बड़ी मौज ये है कि आप स्टमक का साइज कम करते हो, बाहर नहीं निकालते, स्टमक आपका अंदर ही रहता है। तो ये रिवर्सिबल है। If somebody wants कि after like maybe 10 years, 15-20 को क्या यार मेरा तो मैदा वापस लगा दो, तो आप उससे जोड़ सकते हो, क्योंकि वो तो अंदर पड़ा है, वो काम कर रहा है, 2 खाना नहीं जा रहा, लेकिन बाकी एंजाइम जो सिक्रीशंस हैं जो अलग जो अंदर प्रोड्यूस होती हैं वो वापस इंटेस्टाइन में आ रही हैं। तो उस वजह से ये इसका ज़्यादा एडवांटेज है। लोग कहते हैं यार, और दूसरा वेट रीगेन के चांसेस बहुत कम हैं इसमें। जो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है उसमें कोई
55 to 60% चांसेस हैं, अगर आप मेंटेन नहीं करोगे, अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं करते, तो आप गेन कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग जिनकी स्लीव गैस्ट्रेक्टमी पहले हुई है, मैं खुद इतने ज़्यादा किए हुए हैं ऑपरेशन, और जिन्होंने अपना मेंटेन नहीं किया तो वो गेन करते हैं। अच्छा। इसमें सबसे बड़ी मौज है कि आप उनको भी दोबारा ये एडवाइस कर सकते हो कि आप रीऑपरेट कर सकते हो, और दोबारा जो नए हैं जिनको इतने हैवी वेट हैं उनका आप ये कर सकते हो। इनका ख़ास बात ये है कि नॉर्मली ये जो बाईपास हैं ये डिफ़िकल्ट होते हैं, जो 200 पे भी इवन बहुत डिफ़िकल्ट होता है बाईपास करना, 215-20 तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत। मैंने मैक्सिमम 250 तक किया हुआ था पहले। सही। तो क्योंकि आपने फिर एक डिवाइड कर देते हो, जब हमने इससे भी कॉन्सेंट ली तो हमने कहा कि या मैं आपकी स्लीव करूँगा या मैं आपका बाईपास करूँगा, वो मैं देखूँगा अंदर। तो जो हैवी वेट हैं उनमें स्लीव एक स्टेज प्रोसीजर है, यानी पहले मरहले में आप स्लीव कर दो, उसका 60, 70, 80 या 100 किलो कम हो जाए तो फिर आप उसको मिनी गैस्ट्रिक बाईपास या बाईपास में कन्वर्ट कर दो। तो इसमें सबसे बड़ा ऑनर क्या है कि हमने उसको दूसरे ऑपरेशन से बचाया, तो एक ही ऑपरेशन में उसका स्ट्रेट अवे उसका बाईपास कर दिया। तो ये कैच है इसमें। तो ये इसीलिए मतलब वो लोगों को अब क्लियरली समझ भी आ गई है कि क्यों किया है, क्योंकि हमने उसको प्रिपेयर किया हुआ था, मुझे स्पेस मिली। तो ये नहीं कि जी आप इसलिए आपने अगर अच्छा प्रिपेयर किया है तो फिर आप कर सकते हो, लेकिन लाइफ ऑफ द पेशेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप अंदर आके देखते हो कि यार इट इज़ डिफिकल्ट, आपने बाईपास नहीं कर सकते, तो आप स्लीव कर दो उसकी। ये कोई हार्ड एंड फास्ट डिपेंड करता है कि सिचुएशन आप सिचुएशन कैसी है, हाँ। आपको अंदर फैट कम मिल रहा है, तो आप उसके लिए। अभी आपका क्या टारगेट है, कितना उसका नीचे लेकर आना है वजन जो है वसीम का? इंशाल्लाह मेरा तो 80 तक है कि 80 तक पहुंच जाए, 80 kg तक। इंशाल्लाह 1.5-2 साल लगेंगे। तो उसके लिए स्पेशल डाइट है। अभी इसको रोटी, मीठा, चावल बंद हैं, इसके बेकरी आइटम वगैरह। ये लिक्विड डाइट लेगा थोड़ी, और 6 वीक्स के बाद ये प्रोटीन शुरू हो जाएगा, कबाब, टिक्का, ये चीज़ें शुरू कर देगा। रोटी हम इसके 6 मंथ्स के बाद शुरू करेंगे, फॉलो अप होएगा, पहले 15 दिन बाद, फिर महीने बाद, फिर 3 बाद, फिर 6 मंथ्स बाद, तो ये आता रहेगा। हम इसके सारा अभी डॉक्टर साहब ये चले गए वापस अपने घर, या अभी कल वापस चले गए ना? वापस चले गए। इसीलिए तो सबसे बड़ा है कि कल वो सक्सेसफुली हफ्ते के बाद लास्ट फ्राइडे किया, तो थर्सडे कल थी। तो कल हमने इसको घर भेज दिया। तो उसमें उसको कोई बुखार नहीं, कोई वो स्टेबल था, उसका कुछ 14-15 kg कम भी हो गया था ड्यूरिंग दिस 7-8 डेज। तो ये सबसे बड़ा है कि मतलब वो सक्सेसफुली। लेकिन जब वो आए थे या गए होंगे तो किस तरह उन्हें शिफ्ट किया होगा? एक तो उसकी स्पेशल व्हील चेयर थी। अच्छा। आपके उसमें है भी सही फुटेज में व्हील चेयर, वो उसमें वो कस्टमाइज चेयर है, उसमें बिठाया उसको। तो इसको क्या दूसरा बैकअप बड़ा है। हमारे इन्होंने बड़ी मेहनत की है, हमारे आईसीयू ने, हमारे एनेस्थीसिया के ब्रिगेड मीन है, डॉक्टर वो है, क्या नाम है, इन सब ने मिल के, जितने उनके आमिर वगैरह, इन्होंने इतनी मेहनत की है। आईसीयू का जूनियर स्टाफ, फिर हमारे उधर का मतलब मैनेजमेंट, इन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया ना। अब इतना शालामार का अब एक और इन्होंने हमें एक सिस्टम लिया है ऐसे लोगों के लिए। अच्छा। तो पाकिस्तान में फर्स्ट होएगा अपनी नौयत का 4K सिस्टम इधर। वो अब बड़ी एजाज की, हमारी हम सब के लिए बड़ी एजाज की बात है। दूसरा, बिलाल, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका जो है ये सारा ऑपरेशन को इसको किया जाएगा रिकॉर्ड। तो ये बड़ी एजाज की, हमारे लिए एक प्राउड मूवमेंट है, पाकिस्तानियों के लिए एक प्राउड मूवमेंट है कि अच्छा अब हम आगे निकल रहे हैं, जदीद तकाज़ों को हम लोग मीट कर रहे हैं। बिल्कुल मुनीबा, जिस तरह अगर ये इनका मोटापे का डॉक्टर साहब ने ऑल ओवर दी वर्ल्ड के जो पेशेंट है वो भी किए हुए हैं, बच्चों में भी, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पेशेंट, सऊदी अरब के पेशेंट्स भी इनके पास आए हैं। तो अगर इस तरह ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये जाता है, फिर इसके अलावा हमारे जो दूसरे डॉक्टर्स हैं वो भी ट्रांसप्लांट में और दूसरे न्यूरोसर्जरी बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। तो यही वो लोग हैं जो बाहर से काम सीख के एडवांस कंट्री से अपने मुल्क में आके सर्व कर रहे हैं। डॉक्टर साहब उन्हीं में से एक है। तो इसी तरह जब फिर लोग ट्रस्ट करते हैं, जब अपने लोग अपनों पर ट्रस्ट करते हैं, तो फिर बाहर से भी लोग इलाज मुआवजे के लिए आते हैं। हमारे कई ऐसे पेशेंट्स थे जो एक फेमस डॉक्टर था इंडिया का, तो लिवर ट्रांसप्लांट के लिए सारे वहाँ पे जाते थे। हाँ। लेकिन अब चूंकि PKLI पाकिस्तान बना जो 22 अरब रुपए की लागत से, तो अब हमें लोगों को जो मेजर लोगों की तादाद है वो सबका ट्रीटमेंट जो है PKLI से होता है। तो इसी तरह जब अपने जो डॉक्टर्स हैं हम उनको ट्रस्ट करेंगे, उन पे उनको रिकग्नाइज करेंगे, तो फिर उनकी एफर्ट्स भी बढ़ती हैं। तो डॉक्टर साहब उन्हीं में से एक है जिन्होंने एक बड़ी अच्छी काविश कर रहे हैं। देखिए, मोटापे का शिकार लोगों को लोग दावे बहुत ज़्यादा करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन अच्छा जो काम करने वाले, सक्सेसफुल करने वाले जो पेशेंट्स हैं ना, वो बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े कम मिलेंगे। डॉक्टर साहब उन्हीं में से एक है। तो हमें अपने डॉक्टर को इस तरह सपोर्ट करना चाहिए, कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहिए। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि फिर पेशेंट्स को अच्छा जो इलाज मुआवजा ये मिलेगा। दूसरी डॉक्टर साहब की बात बड़ी अच्छी थी
कि पेशेंट्स को बस अच्छा लेके चलते हैं। अगर कोई किसी के पास अफोर्डिंग पावर नहीं है तो उसको ट्रीट भी फिर जो है अपने जो इनकी अपने एक मुहैया हज़रात का एक ग्रुप है तो उनमें से फिर ये लेके खुद से भी करके एक उनको सिस्टम को जो है ये मैनेज करते हैं। दूसरा ये इस वक्त तो ये जो सर्जरीज कर रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है, इनफर्टिलिटी का इशू है या ब्लड प्रेशर का, तो वो ये सर्जरी से वो जो बीमारियां वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा इनका ये सिस्टम है जिसको ये को पता है कि देखें अभी कह रहे हैं हमारे पास इंडिया से, अब इंडिया में इतनी ज़्यादा सर्जरी होती है। इंडिया के मैंने 3 पेशेंट किए हैं। मतलब इंडिया से अगर कोई यहाँ उठ के आके करा जाए तो इट्स एन ऑनर फॉर पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया से बिलाल को पता है, वो ब्रैड आया था ऑस्ट्रेलिया से आके यहाँ के, यूके के तो कोई 200 के करीब बंदे आ गए, कनाडा से भी कोई 100 से ज़्यादा हैं। हर महीने में 15 से 20 लोग पूरी दुनिया से यहाँ आते हैं ऑपरेशन ये कराने। इट्स ऑनर फॉर मी, फॉर पाकिस्तान, सब के लिए कि ये अगर कोई आ रहा है तो ये बड़ी बात है कि वो आके पाकिस्तान का नाम रोशन ही होता है ना। आपको पता है कि फॉरेन एक्सचेंज आता है, वो उनकी ट्रेवलिंग होती है, यहाँ कम से कम वो जाके लोगों को बताते हैं कोई ऐसा काम यहाँ हो रहा है। आपकी जान ही छूट जाएगा ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज़ सबसे खतरनाक है। आपको पता है एक और चीज़ बिलाल कि ये पाकिस्तान पहले 8वें नंबर पे था, अब जो रिसेंट सर्वे है उसमें 4थे नंबर पे आ गया कोविड के बाद। मतलब इतनी ये ओबेसिटी है पाकिस्तान के अंदर। हर जो आगे आप 15 साल बाद हर चौथा बच्चा डायबिटिक होएगा और ओबीज होएगा। तो आपको यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली इन तमाम तर चीज़ों के बारे से बड़ा हमें ऑब्जर्वेंट होना चाहिए और गौर करना चाहिए कि जनाब ओबेसिटी क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और अपनी एक्टिविटीज़ को हम लोगों ने ठीक करना है। हमारे साथ जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मौजुल हसन मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद बिलाल ने भी हमें ज्वाइन किया था। बिलाल आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, और ये बड़ी जनाब एक कामयाब ऑपरेशन रहा है और एक हमारे लिए, हम पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि इस तरह की चीज़ें भी अब होती जा रही हैं। तो अब मुझे आपने इजाज़त देनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।